गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ट्राई एक्सेल टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने ट्राई एक्सेल टेस्ट पिछले लेक्चर में डिटेल में बात किया था, लेकिन वहाँ पे हमने ये नहीं बताया था कि आपका ड्रेनेज वाल ओपन है या ड्रेनेज वाल क्लोज है। अब जो पार्ट डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये बताएंगे कि जितने टाइप के आपके टेस्ट हो सकते हैं। ट्राई एक्सेल टेस्ट परफॉर्म किया, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कंडीशंस बन के आती हैं कि आपने ड्रेनेज वाल को ओपन किया या क्लोज किया। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। अब ये ड्रेनेज वाल पे मैंने पहले भी बताया था कि कई सारे टेस्ट यहाँ पे निकल के आते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होता है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होता है, उसके बाद में एक टेस्ट होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होता है। ये 3 प्रकार के टेस्ट तो डील करने हैं। इसके अलावा एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके बारे में हम आज डील करने वाले हैं। ये एक स्पेशल टेस्ट होता है इन ट्राई एक्सेल टेस्टिंग। इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी डील करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन केस आप ट्राई एक्सेल टेस्ट कौन कौन से टेस्ट आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ हेडिंग आ जाती है, वेरियस टाइप ऑफ ट्राई एक्सेल टेस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राई एक्सेल टेस्ट। इसके बारे में हमको डील करना है। अब आपको पता है कि मैंने बताया था ये डिपेंड करता है ड्रेनेज कंडीशन पे, वाल ओपन है या वाल क्लोज है। तो फर्स्ट टेस्ट ये है जो पहला डील करना है, दिस इज कॉल्ड सीडी टेस्ट। सीडी टेस्ट इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। सी फॉर कंसोलिडेशन, डी फॉर ड्रेन। इसका मतलब यह हुआ कि ड्रेनेज वॉल विल बी ओपन इन बोथ स्टेजेस, कन्फाइनिंग स्टेज एज वेल एज ड्रेनेज, जो भी आपकी शेयरिंग स्टेज होगी। तो इसको हम लिखते हैं कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। consolidated drain test, this is it takes long time। ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। अभी हम इसको डिटेल में डील करने वाले हैं। इस पे मोहर सर्कल भी ड्रा करेंगे और हर एक फील्ड की कंडीशन को भी समझाएंगे। नेक्स्ट आपका निकल के आता है दूसरा, दिस इज CU टेस्ट। दिस इज आल्सो कॉल्ड C फॉर कंसोलिडेटेड, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड undrained test, this is called unconsolidated undrained test। ठीक है, it takes 24 hours in first stage and 2 hours in second stage। सेकेंड स्टेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप डेविएटर स्टेज लगाओगे, जब सॉइल का शेयर होगा तो सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, बट कन्फाइनिंग करते समय आपको 24 आवर्स लग जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है थर्ड, दिस इज कॉल्ड UU टेस्ट। इसका नाम होता है क्या? दिस इज कॉल्ड अनकंसोलिडेटेड, दिस इज अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनड्रेन्ड टेस्ट। ये सबसे क्विक टेस्ट होता है, सबसे जल्दी हो जाता है। तो दिस टेस्ट इज वेरी फास्ट। इट टेक्स ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। बिकॉज पानी को निकलना होता नहीं है, चाहे वो कन्फाइनिंग स्टेज हो चाहे आपकी शेयरिंग स्टेज हो, दोनों स्टेजेस में पानी को हम लोग क्या करते हैं, वाल को क्लोज रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट आपका 15 मिनट्स में परफॉर्म हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, इसमें से कौन सा टेस्ट सबसे क्विक टेस्ट है? तो सबसे क्विक टेस्ट कौन सा हो जाएगा? दिस इज अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। दैट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ डील करते हैं। एक और स्पेशल टेस्ट है जिसका नाम है UCS टेस्ट। इसका एक नाम होता है, दिस इज कॉल्ड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस पे मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है और हम लोग इसको डील भी करेंगे, चाहे गेट का एग्जाम हो या ES का हो। तो दिस इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ओके, it is a special test
स्पेशल टेस्ट ऑफ ट्राइएक्सल। एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा 3 बराबर सिग्मा c इक्वल टू 0 अनकन्फाइंड होता है। इस वजह से इसमें जो भी आपकी माइनर स्ट्रेस आती है या कन्फाइनिंग स्ट्रेस आती है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 0। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट। अब देखो ये तो कहानी मैंने आपको ऐसे जनरल बता दी। अब हमको क्या करना है, हर टेस्ट के बारे में डिटेल में डील करना है। अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डील करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है, और हर टेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे एक मोहर सर्किल ड्रा करेंगे, चाहे वो CD टेस्ट हो, चाहे वो CU टेस्ट हो या UU टेस्ट हो, ठीक है, या UCS टेस्ट हो। सबके केस में मोहर सर्किल कैसे ड्रा होता है, बिकॉज ऑफ आपके गेट के एग्जाम में, ES के एग्जाम में इसके मोहर सर्किल भी पूछ रखा है, तो इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं पहला टेस्ट। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज फर्स्ट टेस्ट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट आपका आता है, दिस इज CD टेस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, दिस इज फर्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड CD टेस्ट, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। देखो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगता है, लगने दो, बट एक बार में सीखना, अच्छे से सीखना है। दिस इज कॉल्ड CD टेस्ट, दिस इज कॉल्ड CD टेस्ट, इसका नाम होता है दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड। अब ये कंसोलिडेशन वगैरह सब पढ़ा चुका हूं, तो कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। ओके चल, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग डील करते हैं, बिकॉज इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी है जिसको मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज ये आपके एग्जाम में सीधे थ्योरी पूछ लेता है, तो इसको बताना थोड़ा सा जरूरी है। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, बोथ स्टेज में क्या करते हैं, वाल को क्या कर रखते हैं, ओपन रखते हैं। तो इन दिस टेस्ट ड्रेनेज इज अलाउड, ड्रेनेज is allowed, drainage is allowed, drainage is allowed, drainage is allowed in both stages, both stages, both stages, ठीक है। लोडिंग रेट इज स्लो, लोडिंग रेट इज स्लो। इसमें जो लोडिंग रेट होता है फ्रेंड्स, दिस इज स्लो, धीरे धीरे ग्रेजुअल लोडिंग इसमें की जाती है, तभी धीरे धीरे क्या होता है, पानी का एक्सपल्सन भी होता है। स्लो टू अलाउ द द वाटर टू एक्सपेल आउट, टू एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सपेल आउट such that expel water such that this is the pore pressure does not build up, pore pressure, this is pore pressure does not build up, मतलब सारा का सारा पानी निकल जाएगा, तो पोर के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज सारा का सारा पानी क्या निकल चुका बाहर है। तो पोर प्रेशर डज नॉट बिल्ट अप, बिल्ट अप का मतलब होता है बनना, तो प्रेशर डज नॉट बिल्ट अप, वी गेट इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर in this case। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपको यहाँ पे पोर वाटर दोनों कंडीशंस में आपने वाल को ओपन कर रखा है, तो इस केस में क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है। पोर वाटर प्रेशर हम लोग मेजर कर लेते हैं, सारी असेंबली आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे हमको पोर वाटर प्रेशर मेजर कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो भी पैरामीटर लेंगे, वो आपके जो भी पैरामीटर्स आएंगे हम लोग इफेक्टिव बात करेंगे। जैसे हमारे पास पैरामीटर्स हैं C' बात करेंगे, और वो φ' की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफ बात करते हैं। सपोज दैट क्ले का एग्जांपल लेकर के कुछ ग्राफ समझाऊंगा आपको, तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डील करते हैं कि ओवर कंसोलिडेटेड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए कर्व कैसा बनता है, उसके बारे में डील करते हैं। चल, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे हम लोग ड्रा कर सकते हैं मोहर सर्किल इसके केस में, या उसके बारे में हम लोग डील करते हैं कि यहाँ पे कैसे चीज़ों को
बताना है। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर हम बात करें, अगर सपोज दैट कि आपके पास सॉइल जो है वो मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए अगर क्ले है, सॉइल से क्या है, क्ले है, और क्ले को दो स्टेज में चेक किया गया, एक तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है और एक आपकी ओवर कंसोलिडेटेड है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्ले है, क्ले इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड अगर है क्ले तब की बात कर रहे हैं। तो इस केस में जब क्ले रहेगी नॉर्मली कंसोलिडेटेड, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दिस इज नॉर्मल, सिग्मा नॉर्मल, और ये होता है आपका टाउ। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड के केस में जो सॉइल रहती है उस समय इसका कोहेशन 0 होता है। जैसे सॉइल ऐसे समझना कि क्या हो रहा है कि पानी धीरे धीरे इस समय निकल रहा है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड का मतलब समझो क्या होता है, अभी आप जो भी स्ट्रेस लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उस समय क्या हो रहा है कि पानी यहाँ से धीरे धीरे क्या कर रहा है, निकल रहा है। पानी जब निकलेगा तो आप बताओ उनके बीच में क्या जो भी सॉइल सॉलिड्स होंगे वहाँ से क्या होगा, पानी का एक्सपल्सन होगा बाहर से। जब पानी का एक्सपल्सन होता है तो उस समय क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेंथ उसकी निकल के नहीं आती, कोई भी शेयर स्ट्रेंथ नहीं आती ड्यू टू कोहेशन। तो जो भी ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे वो कुछ यहाँ से प्लॉट करते हैं ओरिजिन से। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। ये हो गया नॉर्मली कंसोलिडेटेड के केस में। अगर मैं ड्रा करूँ दूसरा केस है ओवर कंसोलिडेटेड, दिस इज ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। अगर मैं ओवर कंसोलिडेटेड या इसको OCC सॉइल लिख देते हैं, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड है, तो उस केस में आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है दिस इज सिग्मा, दिस इज टाउ। तो उसमें जो शियर स्ट्रेंथ आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। तो ये जो है C वैल्यू आपको इसमें मिलती है। तो इसमें आपको C मिलेगा बट नॉर्मली कंसोलिडेटेड में नहीं मिलेगा, बिकॉज आप उसमें वाटर का होता है, एक्सपल्सन होता है, तो उस समय उसके कुछ भी शेयर स्ट्रेंथ नहीं आती है, क्योंकि उस समय उसके पास पानी होता है। और OCC सॉइल में क्या होता है, पानी निकल चुका होता है, पानी मैक्सिमम क्या हो चुका। ओवर कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, क्योंकि उस समय पानी का एक्सपल्सन हो चुका है। जब पानी का एक्सपल्सन हो जाएगा तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, एकदम 0 हो चुका होगा। जब पोर वाटर प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो चुका होगा या 0 हो चुका होगा तो उस समय सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। बट नॉर्मली कंसोलिडेटेड में क्या हो रहा है कि अभी उसमें शेयरिंग हो रहा है। जब शेयरिंग होता है तो उसमें कोहेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन केस आप जब OCC सॉइल होता है तो वहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेंथ हमको मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया। ओके, चल अब बात कर लेते हैं, इस ग्राफ को दोनों को मर्ज करता हूँ, दोनों को मर्ज करता हूँ और एक ग्राफ बनाता हूँ तीसरा। इसको दोनों को मर्ज करोगे तो इसका ग्राफ बन के कुछ इस तरीके से आता है। थोड़ा सा OCC की वजह से अगर मैं ड्रा करूँ तो आपने पढ़ा था सॉइल में, जब OCC सॉइल होता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। दिस इज ग्राफ, इस तरीके से आप बना सकते हो। दिस इज OCC सॉइल, दिस इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो इस तरीके से, तो ये कर्वेचर क्यों आया, कर्वेचर इसलिए आया, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब स्मूथनेस दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। ये आपकी कोई स्ट्रेस है, दिस इज पास्ट स्ट्रेस है, सिग्मा P है, पास्ट है। आगे की जो स्ट्रेस है ज़्यादा हो गई है, मान लेते हैं दिस इज सिग्मा सम की, मान लेते हैं सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा की बात करें, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक। तो इस तरीके से आप देखोगे इस वाले जोन में नॉर्मली कंसोलिडेटेड रहेगी, इस वाले में OCC में रहेगी। तो इस समय क्या हुआ कि जो पास्ट में स्ट्रेस है अगर ज़्यादा होती है तो उस समय सॉइल क्या होती है, अगर किसी भी सॉइल पे जो पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट तो सॉइल OCC कहलाती है। अगर प्रेजेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पास्ट तो वो नॉर्मली होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि OCC सॉइल होगा तो उसमें मिलेगा C आपको, नॉर्मली में C आपका नहीं मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ का, क्योंकि देखो होता क्या है, ऐसे समझो एक मॉलिक्यूल है, ऐसे समझो जैसे ये सॉइल है और एक ये मॉलिक्यूल, इसके बीच में पानी, वाइड्स के बीच में पानी भरा हुआ है। ये पानी क्या करता है, निकलता रहता है। ये पानी क्या होता है, एक्सपेल्ड। नॉर्मली कंसोलिडेटेड में क्या होता रहता है, पानी यहाँ से निकलना शुरू करता है, ठीक है। तो पानी जब निकलना शुरू करता है, इसमें पानी है तो पानी की कोई भी शेयर स्ट्रेंथ नहीं होती है। बट OCC में क्या होता है, OCC में सिर्फ क्या बचता है, सॉलिड पार्टिकल बचते हैं आपके, सिर्फ यहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है।
तो पार्टिकल में जो भी कांटेक्ट की वजह से स्ट्रेस आती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो वहाँ पे पार्टिकल का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बिकॉज वाटर हैज़ नो शियर स्ट्रेंथ, वाटर की कोई भी शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसलिए वाटर को हमेशा आप क्या बोलते थे, वाटर इज नथिंग बट इट इज गिव द न्यूट्रल स्ट्रेस। तो वाटर को आप लोग क्या बोल देते थे, न्यूट्रल स्ट्रेस भी इसको हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, चल अब हम लोग डील करने वाले हैं और इसके पॉइंट की। चल अब हम लोग ड्रा का फील्ड कंडीशन में एक्चुअली देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में डील करेंगे यहाँ पे कि फील्ड में एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये आता है कि कैसे चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चल अगर हमारे केस में यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें देखना है, ग्राफ खींचना है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अभी जो हमने समझा है, अगर सैंड का केस हुआ तब कैसी चीज़ें आएंगी, तो सैंड के केस में ये चीज़ें आएंगी, दिस इज सैंड, टाउ, दिस इज सिग्मा, दिस इज लूज, this is dense, this is loose soil, loose sand, this is dense sand, dense sand। अब आप बताओ, अगर आपके पास सैंडी सॉइल है तो कोहेशन तो होगा नहीं, तो कोहेशन इसमें क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कोहेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ध्यान दीजिएगा मैं कौन सी टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है तो अगर सैंड का केस होगा तो सी क्या होगा, जीरो होगा, चाहे वो लूज हो या डेंस हो। और अभी क्ले के केस में हमने दो चीज़ें ली, एक नॉर्मली हो सकता था और एक आपका क्या हो सकता था, ओसीसी हो सकता था। ओसीसी में क्या आएगा, आपका सी निकल के आएगा, नॉर्मली में निकल के नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली जो सॉइल होती है वो एक तरीके से डेंस सैंड की तरह बिहेव करती है। तो मैंने अभी आपको ग्राफ ड्रा किया था, तो लिख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली कंसिडरेटेड, इन केस आप इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ नोट करके, यहाँ पे समझा देता हूँ। इन केस ऑफ CD टेस्ट, इन केस ऑफ CD टेस्ट, इन केस ऑफ CD टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में इन केस ऑफ CD टेस्ट जो भी आपकी वैल्यू है, क्या जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हमारा इस केस में जो डेंस सैंड होगा, डेंस सैंड बिहेव्स लाइक डेंस सैंड बिहेव्स लाइक नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, वैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चल आगे बात करते हैं यूजेज ऑफ CD टेस्ट। यूजेज ऑफ CD टेस्ट, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है टेस्ट डेंस एंड बिहेव्स लाइक द एनसी, नहीं डेंस नहीं, लूज लिखिए यहाँ पे, लूज सैंड। एक्चुअली ग्राफ इसका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, डेंस की स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें डेंस नहीं लिख सकते। तो जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड रहती है क्ले, वो बिहेव करती है लूज सैंड की तरह। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती से लिख गया था, सॉरी। चलो, लूज की तरह बिहेव करेगी। बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है इसका भी रीजन बता देता हूँ। डेंस सैंड का स्लोप ज़्यादा रहेगा, लूज का कम रहेगा। बट अभी हमने नॉर्मली के लिए ड्रा किया था, तो नॉर्मली के केस में ग्राफ कहाँ से गया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आपने कभी नहीं बनाया था कि इस तरीके से नॉर्मली का, क्योंकि नॉर्मली की शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो दिस इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। चल आगे बात करते हैं यूजेज ऑफ CD टेस्ट। ये प्रैक्टिकली यूज क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। क्या हम इसका प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं इस टेस्ट का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजेस ऑलमोस्ट ऑल केसेस इन्वॉल्विंग, ऑलमोस्ट ऑल केसेस
involving quotient और ग्रेवल, चाहे वो कोर्सेंट हो या ग्रेवल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेदर सैचुरेटेड और नॉट, वेदर सैचुरेटेड और नॉट, चाहे वो सैचुरेटेड हो या ना हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और नॉट, एक्सेप्ट इसके सिवाय क्या जरूरी है, व्हेन द रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई, व्हेन रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई, इफ रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई, ठीक है, लीडिंग टू अनड्रेन्ड कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अब ये आपको समझाता हूँ कि ये लोडिंग हाई कैसे होती है। जैसे आपका कोई अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक, ये एग्जांपल है कि आपका सडन लोडिंग है। जैसे रेट ऑफ लोडिंग इज वेरी हाई कब होगा, सपोज दैट कोई अर्थक्वेक आ गया बहुत जल्दी, बहुत कम समय के लिए आता है अर्थक्वेक है, मुश्किल से आधा मिनट, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसे ही आता है, तो कम समय के लिए लोडिंग हुआ, ओके। तो अर्थक्वेक हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया वाला बम छोड़ देता है, ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया वाला जब बम छोड़ता है तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया कि उस रीजन में जो जापान का क्षेत्र है, वहाँ पे क्षेत्र में, साउथ कोरिया क्षेत्र में उसने एक बम की टेस्टिंग की थी, हाइड्रोजन बम की, ठीक है, न्यूज़ में आया था। तो उस समय जब टेस्टिंग किया होगा तो बहुत अचानक से, बहुत जल्दी से ऐसा भूकंप जैसे झटके आ गए थे, तो उसे भी बोलेंगे एक तरीके से दिस इज़ बॉम्ब ब्लास्ट। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, रेट ऑफ लोडिंग बहुत फास्ट होती है और बहुत कम समय के लिए होता है। तो ये है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो इसमें होता क्या है, जब ये होता है तो पोर वाटर प्रेशर बिल्टअप। तो होता क्या है कि पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाता है, बिल्टअप हो जाता है। अब ये पोर वाटर प्रेशर बिल्टअप हुआ, अगर ये रेट ऑफ लोडिंग लॉन्ग टर्म होता तो पानी बाहर निकल सकता था, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए लोडिंग होती है, इस वजह से पोर वाटर प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए इसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर विल बी बिल्टअप, वाइड्स के अंदर है लेकिन निकल नहीं पाया, बिकॉज ऑफ बहुत कम समय के लिए लोडिंग आई थी, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डील करते हैं। नेक्स्ट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं सारी बातों को बता देता हूँ, एक बार इस पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलमोस्ट ऑल केसेस इन्वॉल्विंग कोर सैंड हो चाहे ग्रेवल हो, वेदर सैचुरेटेड क्ले हो या कुछ भी हो, सैचुरेटेड है कि नहीं है, बस वो डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ लोडिंग क्या है। रेट ऑफ लोडिंग आपकी अगर स्लो है तो उसमें ड्रेन्ड कंडीशन आएगी, अगर रेट ऑफ लोडिंग फास्ट है तो अनड्रेन्ड कंडीशन आएगी। वही चीज़ ये बताना चाहता है। तो ये डिपेंड किसके कर पर गया, रेट ऑफ लोडिंग पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये आता है, दिस इज व्हेन द रेट ऑफ लोडिंग इज स्लो, व्हेन द रेट ऑफ लोडिंग इज, when the rate of loading is slow, when the rate of loading is slow, when the rate of loading is slow, such that drained condition can be taken। तो हम लोग क्या लेंगे, ड्रेन कंडीशन को लेंगे। अगर रेट ऑफ लोडिंग होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ड्रेन कंडीशन को लेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ड्रेन कंडीशन, अनड्रेन कंडीशन यहाँ पे आता है ड्रेन, और यहाँ पे आएगा अनड्रेन्ड कंडीशन। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन का। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट निकल के आता है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करना। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो
अगला पॉइंट हम डील करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये हो जाता है कि अगर मान लिया कि आपकी लोडिंग बढ़ाते चले गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लॉन्ग टर्म लोडिंग। लॉन्ग टर्म लोडिंग, देखिए ये सारी चीज़ें लिखा इसलिए देता हूँ आपको, चाहूँ तो इसको ऐसे ओरल भी बोल सकता हूँ बट नहीं बोलता हूँ बिकॉज अगर आप इसको नोट करके रखोगे तो कभी भी नोट्स पढ़ोगे तो आपको ये सब याद आ जाएगा। अगर नहीं लिखा होगा तो फिर आप ये भूल जाओगे। तो अभी तो याद रहेगा कि यार शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बात सर कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज लॉन्ग टर्म लोडिंग। लॉन्ग टर्म लोडिंग ऑफ एनी सॉइल, ऑफ एनी सॉइल, ऑफ एनी सॉइल, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे लॉन्ग टर्म लोडिंग ऑफ एनी सॉइल, जैसा कट स्लोप्स। कट स्लोप्स, अभी स्लोप्स क्या होता है मैं बताता हूँ। दिस इज कट स्लोप्स सेवरल ईयर, सेवरल ईयर, सेवरल ईयर आफ्टर एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन। ये क्या कह रहे हैं, कट स्लोप सेवरल ईयर आफ्टर एक्सकेवेशन। बहुत समय के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सकेवेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। जैसे आपने किसी भी स्लोप को कट करते हैं, जैसे सपोज दैट ये स्लोप है, इसकी बात करें, ये कोई माउंटेन इलाके में कोई सॉइल मास है ये, तो दिस इज द सॉइल मास। अगर इसको आपको कट करना है तो इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कट स्लोप सेवरल ईयर आफ्टर एक्सकेवेशन, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, आफ्टर एक्सकेवेशन हम लोग क्या करते हैं, इसमें कटिंग करते हैं। तो ये केस आपका हो जाएगा, किसके केस में आएगा, जैसे आएगा आपका लॉन्ग टर्म में आएगा। दिस इज लॉन्ग टर्म लोडिंग। चलो आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि एम्बैंकमेंट में कैसे जब बनती है तो उस समय क्या होता है। तो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन वेरी स्लोली, very slowly, very slowly in layers, in layers over soft clay deposit, over soft clay deposit, soft clay deposit, ओके। तो अगर आप कहीं पे एम्बैंकमेंट बना रहे हो, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन वेरी स्लोली। एम्बैंकमेंट मतलब जैसे एम्बैंकमेंट देखने में कैसा लगता है, खाई जैसा होता है। सपोज दैट कि आपको एक एम्बैंकमेंट बनानी है, जैसे सच दैट, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐसे कर लो, ये एक तरीके की एम्बैंकमेंट है, ऐसे समझो। सपोज दैट इस तरीके से आपकी एम्बैंकमेंट बनाई गई है, ठीक है। तो दिस इज एम्बैंकमेंट, दिस इज एम्बैंकमेंट। मान लिया कि आपको जैसे रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, कई बार कई हाइट पे बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल तो आपका ये रह गया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ग्राउंड लेवल आपका यहाँ पे था, ये ग्राउंड लेवल था। आपने मान लिया रेलवे ट्रैक आपको बिछाना है, नीचे पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, आसपास में पानी बहुत जल्दी राइज कर जाता है, तो रेलवे ट्रैक को थोड़ा ऊंचाई पे बनाते हैं, और जिस ऊंचाई पे बनाते हैं उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट। तो इस एम्बैंकमेंट को बनाने के, मान लीजिए सॉफ्ट क्ले डिपॉजिट है, ठीक है, स्लोली इस पर बनाना होता है। रेलवे ट्रैक बनाने में एक दिन नहीं लगते हैं, रेलवे ट्रैक बनाने में टाइम लगता है। मान लिया अगर कोई भी रूट देख लेना आप, इलाहाबाद टू कानपुर रूट देख लेना, यहाँ पे भी एम्बैंकमेंट बनाई जाती है। तो इस एम्बैंकमेंट बनाने में टाइम लगता है, रेलवे ट्रैक पास करने में कम से कम 2-4 साल लग जाते हैं बनवाने में, ठीक है, टाइम लगता है। तो इसको बनाते समय आपने देखा 3-4 साल लगे, तो 3-4 साल बनने का मतलब हो जाता है दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। तो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो हम लोग जो भी अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, जब भी एम्बैंकमेंट बनेगा तो यहाँ पे हमेशा आपको सीडी टेस्ट करना पड़ेगा। जो भी सॉइल आपकी वहाँ पे होगी तो उसका कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट आप करोगे, ओके। बट अगर यहीं पे आपकी लोडिंग लॉन्ग टर्म हो जाए, शॉर्ट टर्म हो जाएगी, तब आप इस टेस्ट को नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान देना किस पे, लॉन्ग टर्म बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सी क्या हो सकता है, उसको डील करता हूँ। दिस इज अर्थ डैम। अगर एक आप मिट्टी का कोई डैम बना रहे हो, बांध बना रहे हो, अर्थ डैम विथ स्टेडी सीपेज, विथ स्टेडी सीपेज, अर्थ डैम विथ स्टेडी सीपेज कंडीशन। अब देखो होता क्या है, अर्दन डैम में क्या होता है, जैसे आपने कोई डैम बनाया, ठीक है, सपोज दैट ये आपका एक डैम आपने तैयार किया इस तरीके से, ये पानी आपका फिलअप है यहाँ तक, ये ग्राउंड लेवल है, ये
तो इसका जो कोर होता है ना, ये कोर, ये एक्चुअली क्लेई सॉइल का बनाया जाता है। दिस इज क्लेई सॉइल, और क्लेई सॉइल का बनाया जाता है, आपने पढ़ा होगा कॉम्पैक्शन में, मैंने पढ़ाया भी था कि अर्दन डैम का जो कोर होता है वो क्लेई सॉइल का बनाया जाता है। उसको वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। दूसरी बात, इसको कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग सीप फुट रोलर का यूज भी करते हैं। ठीक है, क्यों करते थे ये तो पता है कि इसकी परमिबिलिटी को रिड्यूस। वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम क्यों हम लोग करते थे कॉम्पैक्शन? बिकॉज ऑफ, क्योंकि वेट साइड में आपकी परमिबिलिटी क्या रहती है? कम रहती है। दूसरी बात, वेट साइड में डैम की स्वेलिंग भी क्या होती है? कम होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो स्वेलिंग भी क्या होती है? कम। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको वेट साइड में क्या करें? कॉम्पैक्ट करें। तो अर्दन डैम का जो कोर होता है, दिस इज कोर ऑफ डैम, अर्दन डैम। तो इसको हम लोग इससे करते हैं। किससे करते थे? इसको वेट साइड ऑफ हम लोग करते थे, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, वेट साइड ऑफ। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको इसलिए लिखता रहता हूँ कि याद आता रहेगा आपको। तो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम करते थे। दूसरी बात, कॉम्पैक्शन करते थे, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम कॉम्पैक्शन। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉम्पैक्शन, दिस इज कॉम्पैक्शन। दूसरी बात है, इसके लिए हम लोग कौन सा रोलर यूज करते हैं? सीप फुट रोलर यूज करते हैं, सीप फुट रोलर। ठीक है, सीप फुट रोलर सुटेबल होता है सॉफ्ट सॉइल के लिए। किसके लिए? सॉफ्ट क्ले सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अर्दन डैम में भी देखो क्या होता है कि अर्दन डैम विद स्टेडी सीपेज कंडीशन क्या होता है कि पानी जब यहाँ से पास करेगा अर्दन डैम से, क्ले सॉइल है, पानी धीरे धीरे पास करेगा। पानी धीरे धीरे पास करेगा तो होगा क्या? पानी जब धीरे धीरे पास करता है तो बहुत टाइम ले लेता है। जब पानी बहुत टाइम ले लेगा और जो भी डैम बनाओगे वो भी बहुत धीरे धीरे बनता है। इस वजह से इसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हम लोग लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। चल डी पार्ट, कुछ नहीं, आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप बस इतना सोच लेना प्रैक्टिकली यार किस में लॉन्ग टर्म की बात करें, किस में शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, वो खुद आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, फाउंडेशन ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाउंडेशन ऑन क्लेज, फाउंडेशन ऑन क्लेज लॉन्ग टर्म आफ्टर, लॉन्ग टर्म आफ्टर, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने कोई भी फाउंडेशन क्ले सॉइल पे बनाया, क्ले सॉइल की परमिबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो लॉन्ग टर्म आफ्टर तो अब देखोगे तो इसमें भी सीडी टेस्ट का क्या होगा? यूज होगा। तो ये सारी कहानी आपको हमने यहाँ पे बता दी। ठीक है, चलो एक काम एक करो, फिर सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लो कि कैसे चीज़ों को डील करना है। तो पहला काम आपका ये हो जाता है कि इसके लिए अभी मुझे को यहाँ पे मेरे को मोहर सर्किल ड्रा करना है। तो मोहर सर्किल ड्रा करते हैं। पहले देखो, पहले इसको रफ करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। इसका मोहर सर्किल मैं ड्रा करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए भाई ये सब चीज़ें मैं डील कर रहा हूँ, आपको भले टाइम लग जाएगा, आप बोर हो सकता थोड़ा बहुत हो जाओ, बट ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर रहेंगी तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो ये CD टेस्ट क्या होता है, CU टेस्ट क्या होता है, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट में डिटेल में लिखा रहा हूँ। आपको टाइम लगेगा थोड़ा लिखने में, बोरियत लगता होगा, बट ये बोरियत ही आपको सक्सेस दिलाएगी। ठीक है, तो इसी से आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा लगता है, टाइम देना पड़ेगा आपको, और टाइम नहीं दोगे तो फिर चीज़ें क्या है, आधी अधूरी रह जाएंगी। इसलिए थोड़ा इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अच्छे से टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट शेयर टेस्ट पे भी, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज इस बार SSC JEE में डायरेक्ट शेयर टेस्ट पे 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, तो उसको थोड़ा सा डील करना जरूरी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मोहर सर्किल के माध्यम से ड्रा करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास, अब ये बताओ मोहर सर्किल ड्रा करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? रेडियस चाहिए होता है, सेंटर चाहिए होता है। ठीक, अब रेडियस और सेंटर के लिए आप देखो, इस पर ये भी डिपेंड कर जाएगा कि आपका टेस्ट किस केस में है, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड है, अनड्रेन्ड है, क्या उस पर भी डिपेंड करेगा। बिकॉज आपको टोटल स्ट्रेस पैरामीटर लेना है या इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर लेना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ कि अभी हमने जो टेस्ट किया वो कौन सा टेस्ट था? CD टेस्ट था। अब CD टेस्ट में क्या आता है? दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। अगर मेरे को मोहर सर्किल ड्रा करना पड़े, दिस इज टाउ
दिस इज सिग्मा, ठीक, ओके। अब आप बताओ, सपोज दैट कि मैं मान लेता हूँ सबसे पहले सिग्मा C1 कन्फाइनिंग प्रेशर मानता हूँ, सिग्मा C1 दिस इज़ 1, मान लेते हैं 100 लगाया। सिग्मा C2 फिर मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, 150 बढ़ा दिया, और सिग्मा C फिर से हमने बढ़ा दिया, ये हो गया आपका 200। दिस इज़ किलो पास्कल, दिस इज़ किलो पास्कल। ये तो हमारे हाथ में है कि हम कितना कन्फाइनिंग प्रेशर बढ़ाएंगे, वो तो हमारे हाथ में है, ठीक। चल, अब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू कंसिडर करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जो टेस्ट है वो CD टेस्ट है, CD टेस्ट है। तो CD टेस्ट में जो भी लेंगे हम लोग, वो इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर लेंगे, पहले ही एक लाइन लिखा दी थी मैंने। तो इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर लेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो आपका C डैश आएगा एंड फाई डैश आएगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मेजर सिग्मा 1 को लिखता हूँ, दिस इज सिग्मा 1 डैश, और यहाँ पे आएगी माइनर। देखिए ओरिजिन है ये, यहाँ से सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा 1 डैश आएगी, और ये वाली वैल्यू आएगी सिग्मा 3 डैश। ये सेल प्रेशर की ही वैल्यू है, मान लेते हैं 100 वैल्यू है, ओके। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 3 प्लस डेविएटर स्ट्रेस है, वो कुछ और वैल्यू हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा होगी। तो इसका एक मोहर सर्किल ड्रा कर सकते हो, ये इसका डायमीटर सेंटर ये हो जाएगा, तो एक आपने मोहर सर्किल यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक। ऐसे एक और वैल्यू आपको मिल जाएगी सिग्मा 2 की। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, दिस इज सिग्मा 2 डैश, और या इसको थोड़ा इधर बनाओ, दिस इज सिग्मा 2 डैश, सिग्मा 2 चलो डैश। इफेक्टिव क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज द CD टेस्ट। यहाँ पे हम लोग पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, सपोज दैट दिस इज सिग्मा 3, इसको एक नाम दे देते हैं, सिग्मा 3 एट 2 डैश। दूसरे टेस्ट की बात करें तो इसका मोहर सर्किल कुछ इस तरीके से, तीसरे के लिए भी ड्रा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से है, और सबको एक ज्वाइन कर दो, ये एक लाइन आपकी बन जाएगी। तो दिस इज़ फॉर मोहर सर्किल, कुछ ना कुछ कोहेशन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इफेक्टिव लेना, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है आपको, इफेक्टिव ध्यान। बिकॉज मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ES के पेपर में पूछे गए हैं, यही पूछा है कि बताओ ये जितने भी टेस्ट पढ़ रहे हैं इनके मोहर सर्किल क्या बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी CD टेस्ट आएगा तो हमको इफेक्टिव स्ट्रेस कंसीडर करना है। क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे C3 जो हो गया 2 हो गया, दिस इज़ 1। यहाँ पे भी लिखना चाहो 1 लिख सकते हो ब्रैकेट में, इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ठीक है। चल, अब देखो यहाँ पे सिग्मा 2 लिख दिया, इसका मेंशन कर दिया। यहाँ पे सिग्मा दिस इज़ 1 फॉर 3 आएगा, डैश लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप लिखोगे सिग्मा 3 और दिस इज़ 3 और डैश। तो कुछ है नहीं, सिंबल के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दिस इज़ सिग्मा 2, ओके। चलो यहाँ पे सिग्मा 1 कर दो और फॉर 2 के लिए कर दो। तो ये 2 फॉर 2 दूसरे सैंपल के लिए है, ये पहले सैंपल के लिए था, और ये सिग्मा 3 किसके लिए है, दूसरे के लिए। तो सिंबल के लिए बिल्कुल परेशान नहीं है ना। 1 देखिए एक्चुअली मिनिमम कोड ने, मतलब कोड क्या कह सकते हो, प्रैक्टिकली वैल्यू क्या बताया गया कि कम से कम 3 सैंपल जरूर होने चाहिए। 3 पे लोडिंग लगा के चेक कर लो, और उससे मोहर सर्किल आप लोग क्या कर लो, ड्रा कर लो। तो इस तरीके से इसका मोहर सर्किल आता है। अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करके देखना, तो वहाँ पे पूछा गया होगा, पूछ लेगा कि मोहर सर्किल कैसे ड्रा होता है। तो कैसे ड्रा होता है, कुछ नहीं, रेडियस पता होना चाहिए, सेंटर पता होना चाहिए, वो तो दूसरी बात है। बट हमको बस इतना पता होना चाहिए कि इंक्लाइंड लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ये सब पता होना चाहिए, किसमें टोटल लेना है, किसमें इफेक्टिव लेना। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चल ओके, तो ये सारी कहानी हमने यहाँ पे कर ली। तो ये सारी कहानी अगर क्लियर कर लिए, अब अगर मेरे को टाउ लिखना है, टाउ दिस इज फील्ड, टाउ फील्ड शेयर स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो दिस इज C डैश प्लस सिग्मा n बार इंटू tan फाई डैश। तो बस इतना यूज़ करना है कि आपको अगर मान लिया ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो जो भी पैरामीटर लोगे वो डैश में लोगे। क्या लोगे, डैश, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की। दिस इज टेस्ट नंबर 2, दिस इज CU टेस्ट, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड अनड्रेड टेस्ट। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो टेस्ट नंबर 2, दिस इज CU टेस्ट। CU टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनड्रेन टेस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि आपने क्या किया, कन्फाइनिंग स्टेज में वाल को क्या रखा, ओपन रखा,
लेकिन इन केस ऑफ जब आप शियरिंग स्टेज में पहुंचोगे, जब आप डिवेटर स्टेज वर्टिकली लगाओगे, उस समय वाल को आपने क्या कर दिया, क्लोज। जब उस समय क्लोज कर दोगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनड्रेन्ड कंडीशन। तो इसको मैं लिख देता हूं पॉइंट के फॉर्म में, इसका मतलब क्या होता है इसको ध्यान देते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज, पहला पॉइंट है इन द फर्स्ट स्टेज, इन द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज का नाम होता है कन्फाइनिंग। इन फर्स्ट स्टेज ब्रैकेट कन्फाइनिंग स्टेज, कन्फाइनिंग स्टेज, ड्रेनेज इज परमिटेड, ड्रेनेज इज परमिटेड। अब आप जान गए होंगे सब कहानी चल क्या रही है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि इस चीज़ को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो ड्रेनेज यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, परमिटेड कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, दिस इज इन द सेकेंड स्टेज, इसका दूसरा नाम होता है दिस इज शियरिंग स्टेज, शियरिंग स्टेज, बिकॉज यहाँ पे सैंपल शियर होता है, फेल होता है, तो दिस इज कॉल्ड शियरिंग स्टेज। ड्रेनेज इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि वाल को आपने क्या कर दिया, वाल ड्रेनेज वाल दिस इज क्लोज, और यहाँ पे क्या कर दिया था, ओपन। तो ड्रेनेज वाल ओपन, ये वाल ओपन, और यहाँ पे वाल क्या है, क्लोज। जब क्लोज रहेगा तो पानी निकलेगा ही नहीं। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये पूछ लेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इन दिस केस वी यूज टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, बिकॉज तीसरा पॉइंट है इन दिस केस वी यूज टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, वी यूज टोटल स्ट्रेस पैरामीटर in the undrained condition, in the undrained condition, this is undrained condition। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ इन दिस केस वी यूज द टोटल स्ट्रेस पैरामीटर इन अनड्रेन्ड कंडीशन। अनड्रेन्ड कंडीशन का मतलब है जब हम लोग यहाँ पे अनड्रेन टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो भी ये स्टेज है, दिस इज स्टेज नंबर 2, ड्रेनेज इज नॉट अलाउड, तो इसमें आपको अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे, दैट इज व्हेन द वाल्व इज क्लोज। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हुआ जब भी अनड्रेन्ड कंडीशन आएगी टोटल स्ट्रेस पैरामीटर आपके यूज किए जाएंगे। दैट्स क्लियर। चल आगे बात करते हैं। अनड्रेन्ड, ये बात तो हो गई आपकी। इन द फील्ड, ओके, चलो in this case we use the total stress parameter undrained condition, total stress parameter in this field, sorry यहाँ पे क्या लिखा, in the field, because of, एक मिनट वेट, दूसरा पॉइंट कुछ और लिख दिया मैंने लग रहा है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट हो गया। इन दिस केस वी यूज टोटल स्ट्रेस पैरामीटर इन द फील्ड, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर इन द, इसको रफ करो, आगे मैं लिखता हूँ टोटल स्ट्रेस पैरामीटर इन द फील्ड, ओके, इन द फील्ड। चलो आगे लिखता हूँ टोटल स्ट्रेस पैरामीटर इन द फील्ड, बिकॉज, अब बिकॉज भी लिख देता हूँ। क्या रीज़न है जो हम नहीं लिख पाते हैं, बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस इन द फील्ड, बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस इन द फील्ड, इफेक्टिव स्ट्रेस इन द फील्ड अंडर undrained condition is difficult to, undrained condition is difficult ठीक है, is difficult in the condition to determine, एक्चुअली होता क्या है कि फील्ड पे इफेक्टिव स्ट्रेस डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी इफेक्टिव स्ट्रेस तो हम मेजर ही नहीं कर पाते हैं। हमको पहले तो टोटल स्ट्रेस पता होती है और हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर करके तभी बता पाते हैं, बट एक्चुअली में फील्ड में इफेक्टिव स्ट्रेस बताना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम बात करें इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन एंड
Hence, C and phi are C and phi are calculated in the laboratory. कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? इन द लेबोरेटरी. इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेबोरेटरी में. फील्ड पे पॉसिबल ही नहीं इफेक्ट हुए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल स्ट्रेस पैरामीटर होता है, सैंपल उठा लाओ. कहाँ से? फील्ड से लेके आओ, ट्राई एक्सेल में लगाओ. ट्राई एक्सेल में लगाया, मैंने क्या किया, कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया, उस समय वाल को ओपन रखा. दूसरी स्टेज लगाई, उस समय वाल को क्लोज कर दिया. ठीक, उस केस में हम लोग लेबोरेटरी में C एंड phi पैरामीटर को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इन द लेबोरेटरी इन टोटल स्ट्रेस पैरामीटर. किसके टर्म में ज्ञात करते हैं? टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, उसके टर्म में हम निकालते हैं. टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, however if pore pressure can be measured, if pore pressure can be measured are calculated in field, we can use effective stress parameter, कैलकुलेटेड. अगर आप पोर वाटर प्रेशर मेजर कर लेते हो लेबोरेटरी में, वी कैलकुलेटेड इन फील्ड, वी यूज द डिफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पोर वाटर प्रेशर आसानी से मेजर कर लेते हो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. किस में? आपको इफेक्टिव स्ट्रेस में इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो. बिकॉज आपको पता है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो दिस इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर आपका निकल के आता है. चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, T इक्वल टू सिग्मा n, दिस इज tan phi. तो यहाँ पे जो C और phi पैरामीटर है, दिस इज कॉल्ड टोटल स्ट्रेस इन द फील्ड. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज शियर स्ट्रेंथ इन द फील्ड, शियर स्ट्रेंथ इन द फील्ड, और यहाँ पे टोटल स्ट्रेस इन द फील्ड, दिस इज टोटल स्ट्रेस इन द फील्ड. तो हम लोग क्या करते हैं, देखो फील्ड पे हमने वहां से टोटल पैरामीटर मेजर कर लिए. अब क्या करो, आपको पास पोर वाटर प्रेशर मेजर करने का है सिस्टम. तो पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के बाद में जब आप यहाँ पे टेस्ट करोगे, कहाँ पे? आप वहाँ पे नहीं मेजर कर पाओगे फील्ड में. ध्यान रखिएगा, पोर वाटर प्रेशर कहाँ पे मेजर करोगे? पोर वाटर प्रेशर लेबोरेटरी में मेजर होगा. सैंपल आप लेके आ गए, पोर वाटर प्रेशर लैब में ट्राई एक्सेल में रखा, यहाँ पे हमने क्या किया, पोर वाटर प्रेशर मेजर कर लिया. पोर वाटर प्रेशर आपको मिल गया तो क्या करोगे, टोटल आपने फील्ड से निकाल रखा है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा. इसको n हटा दो, इसको सिर्फ ये रखो, सिग्मा रखो. ये टोटल स्ट्रेस है कहाँ पे? फील्ड पे. ये कैसे निकलता है? गामा इंटू एच से निकल जाता है. मान लिया कि कोई भी सॉइल है आपकी, सपोज दैट, ऐसे समझ लो. टोटल स्ट्रेस कैसे निकालोगे? सपोज ये फुटिंग है आपकी, ऐसे समझा देते हैं आपको. आई होप कि समझ में आ ही जाएगा आपको. देखो सपोज दैट कि यहाँ का सैंपल आप लेके आए, और ये जो ऊपर की सॉइल सपोज दैट ये है, तो सपोज दैट ये हाइट h है और इसका गामा आपको पता है, तो टोटल लिखने के लिए क्या करोगे, गामा बल्क, ये बल्क कंडीशन में इंटू h कर दोगे, हो गया कंडीशन. तो गामा बल्क इंटू क्या निकाल लिया, h निकाल लिया. ये टोटल मिल गया, टोटल यहाँ पुट करो. अगर आपका पोर वाटर प्रेशर भी है तो चुपचाप क्या करो, गामा डैश इंटू h हटा दो, आराम से पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा. इस तरीके से आप निकाल सकते हो. ये तो पोर वाटर प्रेशर है. तो इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, दिस इज C एंड phi, C एंड phi यहाँ पे जो लिखा गया है, C एंड phi आर टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, आर टोटल स्ट्रेस पैरामीटर. ये क्या है, दिस इज टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड टोटल स्ट्रेस
पैरामीटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आपका CU टेस्ट होगा तो उस समय आपका, जब फील्ड की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे हमेशा C एंड फाई, दिस इज कॉल्ड टोटल स्ट्रेस पैरामीटर। चल आगे बात करते हैं। तो दिस इज CU टेस्ट की बात हो गई, दिस इज CU टेस्ट। अब इसका कैसे यूज होता है प्रैक्टिकली उसको बताता हूँ, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट मैं नेक्स्ट पेज पे मेंशन करूँगा, पहले आपको ध्यान रखिएगा ये वाला जो मोहर सर्किल था ना, ये पिछली वाली कंडीशन का था। तो इसमें ऐसा मत कर देना कि इसको नोट कर लेना, इसको पिछली वाली कंडीशन के साथ ही लिखना था। जो आपका CD टेस्ट था उसी के साथ इसको मेंशन करना था। अब मैं चीज़ों को यहाँ पे रफ करूँगा आगे बताने के लिए, बिकॉज इसकी कहानी अभी और बाकी है जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। एक बार ये सब समझ में आ गया, बाकी हमारे इस टॉपिक में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस यही एक ऐसा टेस्ट होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, लोगों को समझ में नहीं आता यार क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड क्या होता है, अनड्रेन्ड क्या होता है, कन्फ्यूज रहते हैं सब इसी में। कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल तरीके से बताएं और बहुत टाइम भी दिया हूँ आपको। तब भी अगर आप नहीं समझ पाते तो भाई आप उसको बार बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना बार बार बताने के बाद में भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा उसको बार बार देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कि आपको किसी को क्लियर नहीं होगा, मतलब अगर आप इसी चीज़ को, अगर किसी को समझने में दिक्कत आती है तो इसी चीज़ को आप बार बार वीडियो में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इस टेस्ट के कुछ और पॉइंट्स हैं जो मेंशन करता हूँ। इसकी एक्चुअली फील्ड में कंडीशन कैसी रहती है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आता है, ये कह रहा है कि द अबव टेस्ट दिस एक्सप्रेशन विल गिव्स द करेक्ट रिजल्ट ओनली व्हेन द पोर प्रेशर विल डेवलप इन द फील्ड इज एज द डेवलप लेबोरेटरी अंडर कंडीशन। तो जो ऊपर एक्सप्रेशन अभी लिखा था दिस इज टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi, ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा, दिस एक्सप्रेशन विल गिव द करेक्ट रिजल्ट, दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है हमको करेक्ट रिजल्ट तभी देगा, दिस एक्सप्रेशन विल गिव, ये एक्सप्रेशन हमको तभी अच्छा रिजल्ट देगा, विल गिव करेक्ट रिजल्ट ओनली व्हेन, ठीक है, ओनली व्हेन द पोर प्रेशर विल डेवलप, only when pore pressure develop in the field as that develop in the laboratory, in the laboratory। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस एक्सप्रेशन जो ऊपर दिया गया है ये तभी वैलिड होगा, तभी करेक्ट रिजल्ट रहेगा जब अगर पोर प्रेशर डेवलप, जैसे फील्ड में पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है सेम आपका इन द फील्ड एज दैट आप डेवलप इन द लेबोरेटरी। तो जैसा लेबोरेटरी फील्ड में होगा अगर वैसा ही आपने कंडीशन बना ली लेबोरेटरी में तभी आपके इसके करेक्ट रिजल्ट आएंगे, अन्यथा करेक्ट रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। ओके चलो, डेवलप इन द लेबोरेटरी अंडर फील्ड कंडीशन, अंडर फील्ड स्ट्रेस कंडीशन, मैं जो भी पॉइंट लिखता हूँ उसको आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ तभी आगे बढ़ता हूँ। तो इस कहानी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ओके। चलो उसके बाद में
अगर हम बात कर लें इफ़ द पोर प्रेशर विल डेवलप, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इसमें एक बात और कह रहा है, अगर पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है तब मोहर सर्किल हम लोग यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं, ठीक है। चल, तो यहाँ पे अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं, इफ़ द पोर वाटर प्रेशर, इफ द पोर प्रेशर डेवलप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है पानी उसके अंदर है, पोर्स के अंदर है, मतलब जो भी सॉइल के वाइड्स हैं उसके अंदर पानी भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड पोर वाटर प्रेशर डेवलप। जब भी लोड लगाया तो उसके अंदर डेवलप हो गया, ओके। चल, पोर वाटर प्रेशर डेवलप इज पॉजिटिव, देन इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, देन इफेक्टिव स्ट्रेस मोहर सर्किल will shift to the left, ठीक है। ये कहानी बता रहा है। पहले तो मैं ड्रा कर देता हूँ जो पहली कंडीशन थे उसके अकॉर्डिंग, फिर अगर आपने यूज़ किया इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर तब के केस में ये चीज़ें क्या निकल के आते हैं, ठीक है। चल, तो पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वाली कंडीशन के हिसाब से जो टोटल स्ट्रेस पैरामीटर है, तो मैं टोटल के अकॉर्डिंग ड्रा करने जा रहा हूं, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैं मोहर सर्किल यहाँ पे आपके लिए ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाई एक्सेस पे किसको रखना है, दिस इज टाउ, और एक्स एक्सेस पे किसको रखना है, दिस इज सिग्मा नॉर्मल, ठीक है, दिस इज सिग्मा नॉर्मल। अब मैं टोटल स्ट्रेस पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, 3 सैंपल उठाओ, उस पर सिग्मा सी लगाओ, सिग्मा 3 लगाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास आ गया सिग्मा 1 एट फेल्योर, दिस इज सिग्मा 3 एट फेल्योर, या इसको एफ कर दो। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मोहर सर्किल ड्रा करते हो एट फेल्योर कंडीशन ही होता है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है, तो एट फेल्योर कंडीशन ही ड्रा करते हैं, ठीक है। तो 3F, ओके, दिस इज 3F। इसका मोहर सर्किल बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका निकल के आएगा। उसके बाद में फर्दर स्ट्रेसेस बढ़ाओगे तो मान लेते हैं कि एक, देखो ये है 0 से पहले हमने लिख दिया सिग्मा 3F, फिर 0 से गए सिग्मा 1, बिकॉज सिग्मा 1F जो होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज उसमें सिग्मा 3 भी रहता है, सिग्मा डेविएटर भी रहता है, इस वजह से ज़्यादा। दूसरे सैंपल के लिए थोड़ा स्ट्रेसेस बढ़ाएंगे, तो सिग्मा जो 3 है ना, वो सिग्मा 3 जो यहाँ पे आएगा, दिस इज़ फॉर 2 सैंपल, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको भी 1 बोल देता हूँ, पहले सैंपल के लिए था। अगला जो आएगा दिस इज सिग्मा, दिस इज 1F एट 2। तो अब दूसरे सैंपल के लिए लिख रहे हैं तो इसका वैल्यू निकल के आएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा बड़ा सर्किल बनाओ ताकि और क्लियरिटी आपको। उसके बाद फर्दर डेटा लोगे, फर्दर यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1F एट 3, दिस इज सिग्मा 3F एट 3, ठीक है। तीसरे सैंपल के पे हमने कन्फाइनिंग प्रेशर कितना लगाया वो लिख दिया, उस पर कितना आपका मेजर एक्सेस पे जो सिग्मा 1F आया था उसको लिख दिया। इसको भी एक ड्रा करके आपने इसको क्या बना दिया, जोड़ के बना दिया, इसको ज्वाइन करिए आप, एक मोहर सर्किल आपका तैयार। तो एक कॉमन टेंजेंट आप इसके पीछे लगा दीजिए, कॉमन टेंजेंट को ही बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मोहर फेल्योर इनवलप, ओके, मोहर फेल्योर इनवलप। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड शी। चल, अब इस चीज़ से तो आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ में और बताना चाहते हैं, देखिए अभी जो सर्किल ड्रा किया और एक पहले वाले केस में ड्रा किया, दोनों में डिफरेंस पता क्या था, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस यूज कर रहे थे, यहाँ पे डैश लगा देते थे, और यहाँ पे टोटल लगा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो पता ही चल गया होगा। तो किस में डैश लगाना, किस में नहीं लगाना, जिसमें पानी बाहर निकलेगा उसमें डैश लगा दो, जिसमें पानी नहीं निकलेगा उसमें आपका क्या लगाना है, उसमें डैश नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें हम टोटल स्ट्रेस पैरामीटर लेते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब हमको मान लिया कि यहाँ पे इस कहानी को समझते हैं। सपोज दैट सिग्मा 1F मेरे को लिखना है, ठीक है, सिग्मा 1F मेरे को लिखना है और ये इफेक्टिव स्ट्रेस लिखना है। तो सिग्मा 1F लिखूंगा मैं टोटल,
माइनस पोर वाटर प्रेशर एट फेल्योर, ठीक है। उसके बाद में मेरे को लिखना पड़ जाए सिग्मा 3 एट एफ इजकल टू, तो मैं लिखूंगा सिग्मा 3 एफ माइनस पोर वाटर प्रेशर एट फेल्योर। जिस समय सॉइल सैंपल फेल किया उस समय पोर वाटर प्रेशर हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ओके, चल इसमें मैं लिख देता हूँ एक और पॉइंट, फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल C इजकल टू 0, ठीक है। फाई एग्जिस्ट फॉर एंड फाई एग्जिस्ट फॉर ओसी सॉइल, ओसी सॉइल, ठीक है। बट इन केस ऑफ टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, इन केस ऑफ टोटल स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, जब हम लोग टोटल स्ट्रेस पैरामीटर की बात करेंगे मतलब इस टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल स्ट्रेस के केस में, इन केस ऑफ द टोटल स्ट्रेस पैरामीटर ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ टोटल स्ट्रेस पैरामीटर C एंड फाई बोथ एग्जिस्ट, इस समय दोनों रहेंगे, बोथ एग्जिस्ट। कैसे, देखो यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे आपको फाई मिल जाएगा स्लोप खींचने से, तो दिस इज फाई, और C भी मिल रहा है तो C भी मिल जाएगा आपको, ठीक। तो C एंड फाई बोथ आर एग्जिस्ट, ठीक है। फॉर NC सॉइल, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कहानी मैंने लिखी थी, ये जो आपको कहानी पूरी लिखी है, दिस इज फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। तो ऊपर वाली जो कहानी है वो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए ट्रू है, उस समय आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए C की वैल्यू 0 आएगी, बट फाई एग्जिस्ट करेगा, फाई क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, और वो भी किसके लिए, OC सॉइल के लिए, OC सॉइल होगी तभी एग्जिस्ट करता है। अब इस ग्राफ को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चलो इस कहानी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज टाउ, दिस इज सिग्मा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैं मोहर सर्कल यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए ड्रा कर देता हूँ। सपोज दैट कि दिस इज सिग्मा 1, दिस इज बार F, दिस इज सिग्मा 3, ठीक है, ओके, सिग्मा 3 बार, इस तरीके से ये इसका ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से। तो दिस इज, अगर मैं बात करूं, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, इसका अगर स्लोप खींचूं, दिस इज F डैश, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे भी इसको नाम देना चाहो, कोई भी नाम दे सकते हो। दिस इज सिग्मा 3F बार एट 2, दिस इज सिग्मा 1F बार एट 2, ठीक है। चलो, ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपको टोटल स्ट्रेस लिखना है तो आप थोड़ा सा ग्राफ को आपको नीचे लाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे इफेक्टिव के टर्म में, तो उस समय आपका ओरिजिन से पास करेगा। इस केस में देख सकते हो यहाँ पे C क्या होगा, 0 होगा, बट इस केस में आप देख सकते हो C 0 नहीं होगा। तो टोटल स्ट्रेस पैरामीटर की बात करेंगे किस केस में, ध्यान दीजिएगा। अब मेरा टेस्ट चल रहा है, CU टेस्ट चल रहा है। CU टेस्ट में 2 कंडीशंस हो सकती थी कि आपका पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है कि नहीं डेवलप हो रहा है। अगर डेवलप होगा तो आपको ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे टोटल स्ट्रेस की बात करेंगे, और टोटल स्ट्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे C को कंसीडर करना पड़ेगा, C और फाई दोनों आएगा। बट अगर वही चीज़ इफेक्टिव है, पोर वाटर प्रेशर डेसिपेट हो गया है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चल, तो ये कहानी मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। तो पहले एक काम करो, आप इसको कॉपी करो, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चल, नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कशन हमारा हो गया। पहले आप इसको कॉपी करें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को अच्छे से बताते हैं। और अब हमारा टेस्ट, अगला टेस्ट जो आता है वो UU टेस्ट आता है। क्या आता है, UU टेस्ट आता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका UU टेस्ट, दिस इज कॉल्ड अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं।
अगला टेस्ट आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल पता होना चाहिए यार CU क्या होता है, CD क्या होता है, सारा चीज़ पता होगा तो आप चीज़ों को कर ले जाओगे, ठीक है। बस बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहली क्लासों में CU CD सारा टेस्ट समझा दिया था आपको, ठीक है। तो आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको पता चलेगा यार इस थ्योरी का क्या मतलब था, जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आएगा, दिस इज UU टेस्ट हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन अनड्रेन टेस्ट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलो आगे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना सॉइल में है कि सर कुछ भी स्किप करेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे साथ। ये जो टॉपिक आने वाले हैं पता है, अगर आप ये क्लियर नहीं रखोगे तो आपको मेंस में दिक्कत आने वाली। ये सब पता रहेगा तो फिर मेंस पे क्वेश्चंस को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। और सॉइल का वेटेज SSC JEE में कम से कम 90 से 100 नंबर है। अब जो पढ़ूंगा, चाहे ये चैप्टर हो, उसके अगला चैप्टर हो, चाहे फाउंडेशन हो, यहाँ से आपको 50 से 60 नंबर का मिलने वाला है। तो ऐसी क्लासों के जो मेंस के क्वेश्चन है प्लीज़ उनको स्किप मत करिएगा, अगर आप स्किप करोगे तो पछताओगे, ठीक है। तो स्किप आपको नहीं करना है। चलो आगे बात करते हैं। अब अगला टेस्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आता है यूजेज ऑफ इसके टेस्ट की हम बात कर लेते हैं, यूजेज ऑफ CU टेस्ट, ठीक है। इसके पहले हम डिस्कस कर देते हैं, हालांकि मैंने बोला था UU टेस्ट कराएंगे, लेकिन पहले इसके यूजेस लिख देते हैं बिकॉज यूज इज इम्पॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ CU टेस्ट, CU टेस्ट के यूजेस लिख देता हूँ एक बार, तब आगे कहानी बढ़ाता हूँ, ठीक है। चल ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मोस्ट केसेस इन्वॉल्विंग, पहला पॉइंट है मोस्ट केसेस इन्वॉल्विंग शॉर्ट टर्म, मोस्ट केसेस इन्वॉल्विंग शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, ज़्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हमें शॉर्ट स्ट्रेंथ चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, दैट स्ट्रेंथ ये वो स्ट्रेंथ होती है, दैट स्ट्रेंथ, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, दैट इज स्ट्रेंथ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज दैट इज वो स्ट्रेंथ है ये, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिवली, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिवली इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट, अब इस पॉइंट को पहले मेंशन करता हूँ, मैं हर एक पॉइंट को लिखाने के बाद जरूर मेंशन करता हूँ। मुझे पता है कि आपको अभी पहली बार पढ़ रहे होगे अच्छे से, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट जैसे लाइक क्ले, लाइक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज क्लेई सॉइल, ओके। चलो क्लेई सॉइल, दैट आर टू बी लोडेड following initial consolidation, following initial condition, following initial consolidation, under existing stress बिफोर लोडिंग। अब इस पॉइंट का मतलब समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा है, पढ़ो अच्छे से। मोस्ट केसेस इन्वॉल्विंग शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, ज़्यादातर केसेस में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं किसमें, शॉर्ट टर्म में इन्वॉल्विंग रहती है। दैट इज स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है दैट इज रिलेटिवली इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट होती है। इम्परवियस का मतलब समझ गया, जो भी सॉइल सैंपल आपका नेचुरल स्टेट में है,
इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट, क्लेई सॉइल की बात कर रहे हैं। अच्छा, दैट आर टू बी लोडेड फॉलोइंग इनिशियल कंसोलिडेशन अंडर एग्जिस्टिंग स्ट्रेस बिफोर लोडिंग। बिफोर लोडिंग का मतलब है अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाने के पहले उसके पास क्या होता है, इनिशियल ओवरबर्डन क्या होता है, प्रेशर होता है, ड्यू टू सेल्फ वेट भी कह सकते हो। जैसे सपोज दैट कि इसको मैं समझाना चाहूँ तो सपोज दैट ये आपका ऊपर से कोई लोड है, मान लिया अभी कोई बिल्डिंग नहीं थी, नीचे आपकी क्लेई सॉइल है, ये जो सॉइल है ना दिस इज क्ले सॉइल है। इस क्ले सॉइल पे खुद के ओवरबर्डन के कारण यहाँ पे ये बात लिखा ना इनिशियल कंसोलिडेशन अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन, तो खुद के एग्जिस्टिंग कंडीशन के कारण नेचुरली सॉइल डिपॉजिट में भी क्या होता है कि इसमें कंसोलिडेशन होता है। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल, दिस इज कंसोलिडेशन, इनिशियल कंसोलिडेशन। तो इनिशियल कंसोलिडेशन होता है ड्यू टू सेल्फ वेट भी होता है, ऐसा थोड़ी ना। अब ये यहाँ का पानी निकल सकता धीरे धीरे करके बाहर है, इस सॉइल का ऊपर वाला वेट नीचे पकड़ काम करेगा, कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब आपने क्या किया, बाद में आपने बनाई बिल्डिंग, इस तरीके से अब आपने बना दी बिल्डिंग, ये है लोडिंग। तो इसमें ये बोल रहा था दिस इज द आर टू बी लोडेड फॉलोइंग, बाद में आपने कर दिया इस पर क्या कर दिया लोडिंग, तब बाद में आपने क्या लगाया इसके ऊपर लोडिंग। तो हो सकता है कि पहले केस में आपका पानी निकल रहा था, बाद में धीरे धीरे निकल गया होगा, तो इसको हम मान सकते हैं पहली स्टेज। पहली स्टेज का मतलब ये कन्फाइनिंग स्टेज में था। दूसरी स्टेज जब आपने लोड लगाया दिस इज कॉल्ड शियरिंग स्टेज, हो सकता है इस समय पानी ना निकला हो, तो ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं सीयू टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीयू टेस्ट। अब इस सीयू टेस्ट के बारे में मैं कुछ पॉइंट मेंशन करता हूँ। चल एग्जाम्पल्स देता हूँ, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या है, पहला है, जैसे पहला पॉइंट आपका हो सकता है दिस इज बिल्डिंग, जो बिल्डिंग आपकी बनती है बिल्डिंग फाउंडेशन, बिल्डिंग फाउंडेशन। तो जो बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है उसके नीचे की सॉइल की कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट इसका ये फाउंडेशन है, दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन, तो ये बिल्डिंग का फाउंडेशन है, बिल्डिंग का क्या है, फाउंडेशन है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका, दिस इज सेकेंड ऑप्शन आपके पास हो सकता है हाईवे एम्बैंकमेंट हो सकता है। तो हाईवे एम्बैंकमेंट, हाईवे एम्बैंकमेंट, हाईवे एम्बैंकमेंट। नेक्स्ट हो सकता है डैम्स हो सकता है, डैम बनाते समय भी ऐसा होता है, डैम्स भी हो सकता है। डैम बना रहे हो आप तो बड़ा सा डैम बनाते हो, देखो क्या होता है, डैम बना रहे हो आप, डैम कंस्ट्रक्शन में कैसे चीज़ें बदलती हैं, डैम बना रहे हो, ये है आपका डैम, दिस इज कॉल्ड डैम, और डैम ये है आपका नीचे का स्ट्रेटा है, ये सॉइल मास है। डैम बनने में कोई एक साल थोड़ी लगता है, डैम बनने में 8-10 साल लगते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, पहले सर्वे होता है, सब कुछ होता है, टाइम देते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, सारा सर्वे होता है, जियोलॉजिकल सर्वे भी होता है, अर्थक्वेक स्टडी होती है, सब कुछ किया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टडी करने के बाद में धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चलता है, 7-8 साल लग जाते हैं डैम बनाने में। अब इतना न्यूज़ में आपने नहीं सुना होगा कि डैम इतनी जल्दी बनता है, पता चला 2008 में कांग्रेस की सरकार में डैम पास हुआ था, पता चला मोदी सरकार में जो अभी भी नहीं बना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्यों, बहुत टाइम लगता है डैम बनने में, तो कई बार काम भी स्लो होता है गवर्नमेंट की वजह से, और कई बार हम लोग करते भी नहीं हैं, तो इस तरीके से डैम बनने में टाइम लगता है। डैम बनने में टाइम लगेगा तो यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, दिस इज इस केस का जो एग्जाम्पल हो सकता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सीयू टेस्ट हो सकता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सीयू टेस्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट हो सकता है हाईवे के कुछ फाउंडेशंस हैं, हाईवे में भी कुछ ज़रूरत होता है, हाईवे का जो फाउंडेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं, हाईवे फाउंडेशंस हो सकता है, ठीक है। एक और हो सकता है एट द डैम ड्यूरिंग द रैपिड ड्रॉडाउन, अर्दन डैम है, अर्दन डैम ड्यूरिंग रैपिड ड्रॉडाउन, रैपिड ड्रॉडाउन। अब इसका मतलब समझा देता हूँ। अर्दन डैम आपका रैपिड ड्रॉडाउन का मतलब है, सपोज दैट कि आपका ये डैम है, दिस इज अर्दन डैम, सपोज दैट कि आपके पास ये डैम है, इस तरीके से ये पानी है, पानी का लेवल यहाँ है, ये अर्दन डैम है आपका। चलो पानी का लेवल अगर आपका वहाँ पे है तो फ्रेंड्स दिस इज हाउ मच, ये चीज़ें कैसे बदलती हैं उसको देखते हैं। क्या हो रहा है, अर्दन डैम है, पानी का ड्रॉडाउन बोल रहा है,
पानी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद पानी यहाँ पे आ गया, कुछ दिन के बाद यहाँ। उसने क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, रैपिड ड्राडाउन, मतलब पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से, हो सकता है कि कहीं पे पानी बहुत जल्दी सीप कर गया, तो ये पानी क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब टी बराबर मान लिया कि ये 1 आवर्स है, ठीक है, ये टी बराबर 2 आवर्स है, पानी घटता जा रहा है, मतलब 2-4 घंटे के अंदर पता चला पूरा डैम का पानी क्या हो गया, यहाँ पे खाली हो गया रिजर्वायर का, तो ये रैपिड ड्राडाउन होता है। तो इस केस में भी अगर रैपिड ड्राडाउन है तो इस केस में हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, दिस इज CU टेस्ट के लिए सॉइल सैंपल को टेक करेंगे, क्या लेंगे, CU टेस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्यों ऐसा किया गया, दिस इज रैपिड है, रैपिड में पानी निकल ही नहीं पाएगा इतनी जल्दी, अनड्रेन्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रैपिड टेस्ट है, क्योंकि चीज़ें फास्ट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे अनड्रेन्ड आपको लेना पड़ेगा। चल आगे बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है UU टेस्ट। अब अगले टेस्ट की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है लोडिंग के हिसाब से, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, एग्जाम्पल रटना नहीं है, बस आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे डील करते हैं। अगला टेस्ट है हमारा UU, ये तीसरा टेस्ट हो जाएगा, 4 टेस्ट आज डिस्कस करेंगे, फिर अगले टेस्ट में हम लोग मतलब अगली क्लास में बात करेंगे आपका क्या नाम है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। कोई भी क्लास अगर आप मिस कर दोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ जो मेरी सॉइल मैकेनिक्स का जो भी लेक्चर है, चाहे वो स्टील हो या सॉइल हो, हर लेक्चर में आपको लिंक मिलेगा, कि ऐसा नहीं कि सर ने कहीं से कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो जो भी पढ़ाता हूँ वो लिंक करके पढ़ाता हूँ। मुझे भी पता है कि कहीं से भी चीज़ें उठा के पढ़ा दोगे तो समझ में अच्छे से नहीं आती हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका UU टेस्ट। ये बड़ा आसान होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, 15 मिनट लगते हैं, तो ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं UU टेस्ट की। क्या बात करने वाले हैं, दिस इज थर्ड टेस्ट, UU टेस्ट। अनकन्फाइंड, सॉरी दिस इज अनकंसोलिडेटेड, वो तो दूसरा टेस्ट है, अभी बात करेंगे। अभी जो हमारा टेस्ट चल रहा है दिस इज कॉल्ड अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। सॉइल को रिवाइज करो, स्टील को रिवाइज करो, सारा सब्जेक्ट रिवाइज भी होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिवीजन इज मस्ट। अब UU टेस्ट क्या होता है इसके बारे में मेंशन करते हैं। ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड इन बोथ द स्टेजेस, तो इसका पहला पॉइंट मैं मेंशन करता हूँ, ड्रेनेज इज नॉट permitted, drainage is not permitted in both the stages, both stages like पहला कौन सा था, confining stage, दूसरा क्या था, confining stage and shearing stage, this is shearing stage। तो दोनों स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज इज नॉट अलाउड, ड्रेनेज इज नॉट अलाउड, ठीक है। वी जनरली परफॉर्म हम लोग परफॉर्म करते हैं, वी जनरली परफॉर्म टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर, ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, C एंड फाई को कंसिडर करेंगे, C, फाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज दोनों स्टेजेस में पानी को आपने अलाउ ही नहीं किया, अनड्रेन्ड कंडीशंस है, ओके। तो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर, it is difficult to measure excess pore pressure, it is difficult to measure excess pore pressure। ये हमारे लिए टफ हो जाता है कि हम पोर प्रेशर को क्या कर सके, मेजर कर सकें, एक्सेस पोर प्रेशर इन द फील्ड,
फील्ड में अगर आप दोनों कंडीशन में आपको फील्ड कंडीशन जैसे कन्फाइनिंग स्टेज और शेयरिंग स्टेज में मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूजू टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपका टेस्ट जो भी रखते हैं टोटल स्ट्रेस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, मतलब सी एंड फाई के बार। ठीक है, चलो सिंस स्ट्रेंथ डज नॉट बिल्ड, चलो अगला पॉइंट है दूसरा, सिंस स्ट्रेंथ डज नॉट build up in any of two stages, दोनों स्टेजेस में स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हो पाती है, hence more circle for different confining pressure, ठीक है, different confining pressure will be same diameter, ईएस में क्वेश्चन पूछा है, सेम डायमीटर विल बी सेम डायमीटर, ऐसा क्यों होता है इसका रीजन बताता हूँ, सेम डायमीटर, हेंस मोर फेल्योर इनवेलप इज होरिजेंटल, हेंस मोर फेल्योर इनवेलप इज होरिजेंटल, मोर फेल्योर इनवेलप इज होरिजेंटल, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलो अगला पॉइंट है, अभी बनाता हूँ मोर सर्किल भी, जनरली मतलब सामान्यतः, अंडर नॉर्मल लोडिंग एप्लीकेशन, अंडर नॉर्मल लोडिंग एप्लीकेशन, under normal loading application, confining stage सिग्मा 3 जिसको बोलते हो confining stage for saturated soil, तो जनरली अंडर नॉर्मल लोडिंग एप्लीकेशन confining stage for saturated soil, the pore pressure जो डेवलप हो रहा है, पोर प्रेशर डेवलप इज इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर, तो जितना हम लोग पता है, जितना हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, जब आपका सॉइल दोनों केस में अनड्रेन्ड है, तो अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन क्या होता है, नॉर्मल लोडिंग की बात कर रहे हैं, अंडर नॉर्मल लोडिंग एप्लीकेशन कन्फाइनिंग स्टेज फॉर सैचुरेटेड सॉइल, द पोर प्रेशर डेवलप इज इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर, जितना पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है किसके अंदर, वाइड्स के अंदर, उतना ही डेवलप होता है जितना हम लोग सिग्मा 3 की वैल्यू बाहर से लगाते हैं। ठीक है, चल ठीक है, कन्फाइनिंग प्रेशर बट ड्यूरिंग, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, जब आपका डेविएटर कंडीशन आता है, बट ड्यूरिंग डेविएटर स्ट्रेस एप्लीकेशन पोर प्रेशर डेवलप may not be equal to पोर प्रेशर डेवलप, जो पोर प्रेशर डेवलप हुआ इन केस ऑफ डेविएटर स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर डेवलप may not be equal to डेविएटर स्ट्रेस, तो कोई ज़रूरी नहीं है
कि अभी तक जो कन्फाइनिंग स्टेज थी उस समय ऐसा था कि कन्फाइनिंग स्टेज लगाते समय सैचुरेटेड सॉइल मास में जितना कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे थे उतना ही आपका पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा था। लेकिन इन स्टेज जो दूसरी स्टेज होती है जिसको हम लोग शियर स्टेज बोलते हैं, उस समय जब भी डेविएटर स्ट्रेस लगाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डेविएटर स्ट्रेस के बराबर ही आपका पोर वाटर प्रेशर बिल्टअप हो। ठीक है, चल तो इस समय हम लोग लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू दिस इज सी। ओके, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इसको बोलते हैं, दिस इज शियर, टाउ को बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। यही होती है सॉइल की हमारी शियर स्ट्रेंथ। अब मैं मोहर सर्कल को ड्रा करता हूँ। अब इसके केस में मोहर सर्कल कैसे निकल के आता है, देखो हो क्या रहा है, आपको इसके केस में मोहर सर्कल ड्रा करना है। तो मोहर सर्कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएस में पूछा है, तो मोहर सर्कल फॉर यूयू टेस्ट, किसके लिए बात कर रहे हैं, यूयू टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले काम एक करो, ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो आप बताओ, इसमें आपको ग्राफ बनाना है, वाई एक्सेस पे क्या रखते हो, टाउ रखते हो, यहाँ पे क्या रखते हो, नॉर्मल स्ट्रेस। अब आपके पास रीडिंग्स जैसे दे रखा है, मान लेते हैं कि पहली रीडिंग आ गई यहाँ पे सिग्मा 1, दिस इज एफ, सिग्मा 3, दिस इज एफ। एक्चुअली फेल्योर पे बनाते हैं इसलिए एफ को सफिक्स में लेते हैं, चाहो तो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका एक तो मोहर सर्किल हमारा इसने दे रखा है, इस तरीके से डेवलप होगा, दूसरा फिर आपका हॉरिजॉन्टल आएगा, तीसरा भी आएगा, ये इस तरीके से बनेगा। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल क्यों बनना है, क्योंकि जितना कन्फाइनिंग प्रेशर डेवलप होता है, जितना आपका पोर कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं उतना ही पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, इसलिए डायमीटर में कोई चेंज नहीं होता है। तो दिस इज कॉल्ड सी, दिस इज कॉल्ड सी। तो इसको मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोहर फेल्योर इनवलप। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है, ये तो मैं रीडिंग लिख नहीं रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, मतलब चाहो तो लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ हाउ मच, ये निकल के आपका आ जाएगा, दिस इज़ सिग्मा 1 2f निकल के आ जाएगा। दूसरे पे बात करें, दिस इज़ सिग्मा 3f एट 2 पे बात करें, ऐसा बढ़ाते सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली होता क्या है, मेरे को डायमीटर चाहिए, डायमीटर इनका लगभग क्या रहता है, इक्वल रहता है। मैं बनाने में थोड़ा सा कहीं ज़्यादा हो सकता है। डायमीटर होता क्या है, डायमीटर होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये होता है डायमीटर। इसका 2 डिवाइड कर दोगे तो उससे तो रेडियस मिल जाती है। ओके, तो ये जो है ना सिग्मा 1 माइनस जो सिग्मा 3 का जो डिफरेंस है, तो ये वाली जो वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है ना, दिस वैल्यू, ये जो मैं कर रहा हूँ उसके ध्यान दीजिएगा, ये वाली वैल्यू, उसके बाद फिर ये पूरी वैल्यू, अब फिर यहाँ से नीचे वाली वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की वाली, सारी वैल्यू लगभग रहती है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। तो ये वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर, हालांकि मैंने बना दिया डायग्राम में बड़ा दिख रहा होगा, बट एक्चुअली वो सेम ही है। यह वाला डायग्राम, इसका डायमीटर सब रहता है सेम। क्यों सेम रहता है, बिकॉज जब जितना कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं उतना ही पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे डायमीटर में ये वाली वैल्यू चेंज हो नहीं रही है, ये तो फिक्स हो गई ना, इस वजह से चेंज क्या निकल के आता है, जब हर एक स्टेज में सिग्मा 3 सेम निकल के आएगा तो डायमीटर चेंज नहीं होगा। तो सिग्मा दिस वैल्यू अगर हम लिखें, डायमीटर हो गया, और सिग्मा 1 को क्या लिखते हो, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3। ठीक है, सिग्मा डी आपने अगर मान लिया फिक्स कर दिया, सिग्मा 3 आपने फिक्स कर दिया सब में, तो सिग्मा 3 अगर आपने फिक्स कर दिया तो हर एक सिग्मा 1f 2f में लिखोगे, ये वैल्यू सब में क्या होगी, सेम ऐड होगी, इस वजह से चेंज नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हॉरिजॉन्टल मोहर सर्कल किसके में होता है, तो यूयू टेस्ट में आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, चल ओके, क्लियर। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी, जो सी की वैल्यू निकल के आती है, वो आती है सिग्मा 1f माइनस सिग्मा 3f डिवाइड बाई 2, ये होता है। तो ये हमारी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू। चल आगे बढ़ते हैं। ये इसको रेडियस भी बोल सकते हो, बिकॉज ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस। डायमीटर पता है ना आपको, ये डायमीटर आपको पता था, रेडियस निकाल लो यहाँ से। अगर डायमीटर हमारा सिग्मा 1f माइनस सिग्मा 3f है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा 1f माइनस सिग्मा 3f डिवाइड बाई 2। तो ये रेडियस सोम में पढ़ा होगा,
सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 डिवाइड बाई 2 रेडियस ऑफ मोर सर्किल इन केस ऑफ सोम में आपने पढ़ रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डील की। चलो अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ यूजू टेस्ट। कुछ यूजेज हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, तो इसको आप कॉपी करो, उसके बाद में हम आगे चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा है इसके यूजेस देखते हैं। मोर सर्किल बता दिया, यूज कहाँ पे उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देते हैं, तब चीज़ें और समझ में आएगी। इसके बाद मेरा एक लास्ट टेस्ट बचता है, उसको डील करना है। बात कर लेते हैं यूजेस। यूजेस कहाँ पे निकल के आते हैं उसको थोड़ा सा डील कर देते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ यूजू टेस्ट। क्योंकि हर केस में मैंने लिखा है तो इसको भी लिखाना ज़रूरी है कि यूज़ कहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिकली होता है, तो वो पता होना चाहिए। चलो यूजू टेस्ट है, मतलब पानी यहाँ पे नहीं निकलेगा किसी भी स्टेज में। तो मोस्ट कोहेसिव सॉइल ऑफ रिलेटिवली पुअर ड्रेनेज, ये कब होगा? मोस्टली इन कोहेसिव सॉइल, मोस्टली इन कोहेसिव सॉइल ऑफ soils of relatively poor drainage where field load will be applied rapidly, when field's load will be applied rapidly। अगर आपने इसको रैपिडली अप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा, एक तो कोहेसिव सॉइल है, पानी निकलेगा नहीं इतनी जल्दी क्योंकि क्लेई सॉइल की परमिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो परमिलिटी बहुत कम होती है। अगर आपने बहुत जल्दी लोड किया, जैसे बम ब्लास्ट किया, अर्थक्वेक किया, तो क्या उतनी जल्दी पानी निकल जाएगा? 30 सेकंड के लिए अर्थक्वेक आता है, बम ब्लास्ट 1 मिनट के लिए मान लिया उसका हड़कंप रहेगा, तो क्या 1 मिनट में पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर आपका क्लेई सॉइल है तो वही सैंडी होता तो निकल सकता है। चल नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एग्जांपल है, जैसे कॉम्पैक्शन फील्ड है, कॉम्पैक्टेड फील्ड, एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉम्पैक्टेड फील्ड इन एन अर्दन डैम that is being constructed rapidly। अगर कोई भी काम जल्दी होगा तब की क्लास में है, ठीक है। तो अर्दन डैम अगर आपका कोई है और बहुत जल्दी कॉम्पैक्ट फिल किया जा रहा है, तब के केस में आप अप्लाई कर सकते हो। और पहले भी बताया था यूजू टेस्ट करने में 15 मिनट लगते हैं, तो इसीलिए ये सारी कहानी रैपिडली लिखी जा रही है। तो जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा उसको CD बोलोगे, उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा उसको CU बोलोगे, और जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा उसको क्या बोलोगे? यूजू टेस्ट बोलोगे। यो भी बोल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। चल आगे बात करते हैं। दूसरा है, इसका एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन सॉइल, जो फाउंडेशन के नीचे की सॉइल होती है, स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन सॉइल दैट इज लोडेड
रैपिडली, दैट इज लोडेड रैपिडली, ठीक है, ओके। दूसरा है एग्जाम्पल इसमें बता सकते हैं, चौथा स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन एन एक्सकेवेशन, इन एन एक्सकेवेशन, अभी आपकी खुदाई हो रही है, एक्सकेवेशन इमीडिएटली आफ्टर कट, इमीडिएटली आफ्टर कट, ठीक है। तो अभी आपकी अगर कटिंग हुई है तो उस समय उसकी स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे एक्सकेवेशन के, तो मान लें कोई कटिंग वगैरह आपने जल्दी में ही की है, तो एक्सकेवेशन की तो उस समय सॉइल की जो स्ट्रेंथ देखोगे उसके केस में बात कर रहे हैं, तो उस समय भी आपका यूयू टेस्ट हो जाएगा, ओके। चल नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है, नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो यूसीएस हमने देख लिया, जनरली जो टेस्ट के बारे में बात किया हमने, ये तो इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर तो हमने देख ही लिए, सेम दैट ये भी हो गया। चलो सैचुरेटेड, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जो डील करने वाले हैं वो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, दिस इज फोर्थ लास्ट टेस्ट है यूसीएस टेस्ट, यूसीएस टेस्ट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। मेंस में क्वेश्चन इस पे आया है एसएससी में, मेंस का एसएससी प्री में भी पूछा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चल कुछ पॉइंट है मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। अनकन्फाइंड है, इसका मतलब है सिग्मा 3 0 और इसको सिग्मा सी भी 0 कर सकते हो। कन्फाइनिंग बोल दो, सिग्मा 3 बोल दो, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो इसमें मैं एक एक पॉइंट करके मेंशन करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो कन्फाइनमेंट सेल्फ प्रेशर इज अप्लाइड, नो कन्फाइनमेंट, नो कन्फाइनमेंट सेल्फ प्रेशर, सेल्फ प्रेशर is applied, is applied, it is a special type of, दूसरा it is a special type of, it is a special type of triaxial, triaxial testing in which सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। कन्फाइनिंग प्रेशर क्या है, 0 रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है अनकन्फाइंड, ओके। चल आगे बात करते हैं। मेनली यूज फॉर कोहेसिव सॉइल, मेनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब। मेनली यूज्ड फॉर, मेनली यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल, किसके लिए यूज करते हैं, कोहेसिव सॉइल के लिए, दैट्स क्लियर। चल लोड इज रैपिडली अप्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट है लोड इज, अब ये बात डिस्कस करूंगा कि कोहेसिव सॉइल के लिए क्यों होता है, सैंड के लिए क्यों नहीं होता, ये टेस्ट सुटेबल, वो भी बात करूंगा, ठीक है। लोड इज रैपिडली, लोड इज रैपिडली, रैपिडली मतलब जल्दी, रैपिडली अप्लाइड, लोड इज अप्लाइड, रैपिडली अप्लाइड, hence it is undrained, hence it is undrained, it is undrained, it is undrained test, इसलिए इसका नाम पड़ता है, ये कभी भी ड्रेन्ड नहीं किया जाता है, ये जो भी टेस्ट किया जाता है हमेशा क्या किया जाता है, अनड्रेन टेस्ट किया जाता है, ओके। चल नेक्स्ट पॉइंट है फाई डज नॉट, फाई क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, फाई डज नॉट गेट मोबिलाइज, डज नॉट गेट मोबिलाइज, मोबिलाइज्ड, ठीक है। चल ये मोबिलाइज्ड नहीं होता है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। चल अब क्या है, सारी कहानी देखते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं डायग्राम के माध्यम से। इसने क्या क्या मेंशन कर रखा है उस चीज़ को थोड़ा सा समझाते हैं। इसके पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो कोहेसिव सॉइल लिखा गया उसको बता देता हूँ, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे तो फिर मिस ही हो जाएगा। क्या कह रहा है, मेनली यूज फॉर द कोहेसिव सॉइल,
बिकॉज इन केस ऑफ सैंड, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट फॉर सैंड, नॉट फॉर सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, बिकॉज सैंपल प्रिपेयर कर, बिकॉज सैंपल प्रिपेयरिंग इज डिफिकल्ट, सैंपल प्रिपेयरिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब क्यों होता है अभी बताता हूँ। डिफ़िकल्ट देखो होता क्या है, सॉइल सैंपल पे क्या करते हो आप, मेम्ब्रेन वगैरह लगाते हो, ट्राइएक्सियल टेस्टिंग के लिए एक सैंपल लेके आते हो, ये सैंपल मान लेते हैं, सैंपल के आसपास आप क्या करते हो, मेम्ब्रेन से बांधते हो सैंपल को, ठीक है। बट सैंड क्या रुक पाएगी, सैंड का सैंपल लूज होगा भैया, सैंड के पार्टिकल बिखर जाते हैं। सैंड आप एक मुट्ठी में लेके देखो हमेशा, सारी सैंड यहाँ से बाहर निकल जाती है कि नहीं निकल जाती है। तो सैंड में क्या होता है, लूज कंडीशन होती है, वो बाहर निकल जाएगी, उसका सैंपल ही नहीं बनता है। इस वजह से हम लोग टेस्टिंग किसकी करते हैं, कोहेसिव सॉइल की करते हैं, बिकॉज आप ड्यू टू कोहेसन आपस में पार्टिकल जुड़े रहते हैं, ड्यू टू कोहेसनलेस सॉइल पार्टिकल टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सैंपल ही नहीं बनेगा। जब सैंपल ही नहीं होगा तो कैसे टेस्टिंग करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ओके, अच्छा ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब होता क्या है, इस तरीके से टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग ये है आपका सैंपल, मान लेते हैं समझने के लिए इस टेस्ट डायग्राम। कन्फाइनिंग प्रेशर लगाओ 0, सिग्मा 3 0, दिखाने के लिए दिखा देते हैं सिग्मा 3 0, दिस इज सिग्मा 3 0। ओके, इधर से भी लगा दिया सिग्मा 3। कन्फाइनिंग प्रेशर क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या बोला है आपको, एक तो ये बोला है कन्फाइनिंग स्ट्रेस मैं 0 कर दिया मैंने, फिर मैं फर्दर यहाँ पे ऐड करूँगा डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर को लिखा जा सकता है P अपान एरिया एट फेल्योर। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेविएटर स्ट्रेस आप लगाओगे तो डेविएटर स्ट्रेस आपने लगा दी, ये है आपका सॉइल का सैंपल है। डेविएटर स्ट्रेस नीचे से भी क्या आएगा आपका, डेविएटर स्ट्रेस दिस इज P अपान दिस इज AF। मेरे पास इक्वेशन रहती है क्या, मेरे पास इक्वेशन रहती है सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा D, और ये भी एट फेल्योर लिखना पड़ता है। एक्चुअली हम लोग फेल्योर की तो बात ही करते हैं। ठीक, तो ये आपको लिख दोगे सिग्मा, तो सिग्मा 1 जो है आपका बराबर आ जाता है सिग्मा 1 इक्वल टू F, दिस इज ये 0 है, 0 पुट करो तो सिग्मा D एट आ जाता है फेल्योर। और सिग्मा 1 F को और भी क्या लिखा जा सकता है, दिस इज सिग्मा 1 F, सिग्मा 1 F को और लिखा जा सकता है दिस इज या डेविएटर स्ट्रेस लिख दो, इसको डेविएटर स्ट्रेस भी लिख सकते हो, दिस इज F इक्वल टू P अपान एरिया एट फेल्योर। ठीक, अब सबसे खास बात ये आ जाती है कि एरिया फेल्योर क्या लिखूँ। ये टेस्ट कैसा किया जाता है, अनड्रेन्ड किया जाता है, अनकन्फाइंड किया जाता है। तो ड्यू टू अनड्रेन्ड टेस्ट, यहाँ पे अनड्रेन्ड है, अनड्रेन्ड टेस्ट है, अनड्रेन्ड टेस्ट वैल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होती है वो 0 आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनड्रेन्ड के केस में कोई वैल्यूम चेंज होता ही नहीं है, जब वैल्यूम चेंज होता ही नहीं है तो इसको हम लिखते हैं 0। अब आपके पास एक एरिया का फार्मूला था, एरिया ऑफ दिस इक्वल टू A0 1 प्लस माइनस वैल्यूम चेंज डिवाइड बाई 1 माइनस एक्सियल स्ट्रेन, ये 0 पुट करो तो आंसर आएगा एरिया एट फेल्योर इज इक्वल टू इनिशियल एरिया डिवाइड बाई 1 माइनस एक्सियल स्ट्रेन। और एक्सियल स्ट्रेन को क्या लिखा जा सकता है, चेंज इन स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, जो भी सैंपल की लेंथ आपकी रहती है। तो ये तो कहानी मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक, अब आप बताओ, यहाँ पे एक ट्राइएक्सियल टेस्ट में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक इक्वेशन आपके सामने थी, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पे होता क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे जो भी सिग्मा 3 है क्या 0 है, तो अगर मैं सिग्मा 3 को 0 रखूँगा तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग करोगे सारा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो सिग्मा 1 इक्वल टू दिस इज 2c tan 45 प्लस 5/2, दिस इज tan
45, तो ये फार्मूला निकल के आता है। सिग्मा 1 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक टर्म और दिया जाता है क्यू अनकन्फाइंड क्यू यू, इसका एक नाम और दिया जाता है क्यू यू। ठीक, चल अब एक चीज़ ये है कि अगर हम ये कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं तो फाई वहाँ पे 0 रखना पड़ता है। जब फाई 0 करोगे तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, आप पहले इसको कॉपी करो फिर मैं आगे बताता हूँ। कुछ चीज़ें और हैं, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, फिर मैं आगे सारी चीज़ों को बताता हूँ। चल आगे बढ़ता हूँ, ये चीज़ लिखी रहेगी, मैं साइड में इधर लिख के बता देता हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसका, ट्राई एक्सेल का एक स्पेशल केस था। बस आपको कुछ पॉइंट याद रखना, अनड्रेन्ड, कोहेसिव सॉइल, ये सारे पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कराओगे। चलो मैं लिख दूंगा दोबारा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या लिखा कि जो वैल्यूज़ आई उनके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, चल क्या लिखा मैंने, इक्वेशन हमारे पास थी क्या, दिस इज सिग्मा 1, इसको मैं क्यू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एक सिंबल होता है जिसको क्यू मानते हैं, इज इक्वल टू दिस इज 2c tan 45 + 5/2 फॉर क्ले सॉइल फाई विल भी क्या हो जाएगा 0। तो इसको लिखा जा सकता है क्यू यू इज इक्वल टू 2c tan 45 + 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 2c tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होगा, अभी यहाँ भी यूज होगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको दे देता है और बोलता है कि अनड्रेन्ड शियर बताओ, अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ बताओ। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी, दिस इज सी यू, इसको अनड्रेन्ड ही यूज करते हैं तो सी यू यूज करो। हमेशा ये टेस्ट कैसा होता है, तो ये हाफ होता है इसका। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज हाफ। तो ध्यान दीजिएगा, सी यू क्या है, दिस इज कॉल्ड अनड्रेन्ड कोहेसन, अनड्रेन्ड कोहेसन। अनड्रेन्ड, ड्रेन्ड नहीं लिखते इसको है, क्यों, ये टेस्ट हमेशा किस में होता है, अनड्रेन्ड में होता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, चल आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा आ जाता है। ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया टैन के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग डील करते हैं, यहाँ पे मोहर सर्किल के बारे में बताते हैं। तो इसका जो मोहर सर्किल आता है, मोहर सर्किल फॉर यूसीएस टेस्ट। चलो, इसका एक ही रीडिंग आता है सिर्फ, इसमें कई रीडिंग नहीं आती, तो इसका मोहर सर्किल ओरिजिन से पास होता है, तो इसका ये बनता है दिस इज। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है, तो दिस इज अनड्रेन्ड कोहेसन, दिस इज सी यू। ठीक है, ये बात आपकी निकल जाती है। ओके, तो अनड्रेन्ड कोहेसन आपका आ गया सी यू। चलो, अब हम लास्ट के 1-2 पॉइंट और मेंशन करते हैं, अपने टेस्ट को ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। बस 1-2 पॉइंट आपको और बताने हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, एक बार असर्शन और रीजन में क्वेश्चन आ गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ये पूछ लिया था कि बताओ, इसने ये कहा था फॉर यूसीएस टेस्ट मोहर सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन, मोहर सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन, ऐसे बोला, यस ओरिजिन से पास कर रहा है। अब रीजन क्या दिया, रीजन दिया था कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 0, गलत, माइनर स्ट्रेस इज 0, बिकॉज मैंने सिग्मा 3 को 0 किया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था, यहाँ पे जो सिग्मा था, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज माइनर स्ट्रेस इज 0, माइनस स्ट्रेस इज, इसको बोलते हैं माइनर स्ट्रेस, तो ये 0 होता है। ठीक है, मेजर 0 नहीं होता है। तो एक ही रीडिंग से हम यहाँ पे मोहर सर्किल ड्रा कर सकते हैं। चलो, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। चलो, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज कॉल्ड क्यू यू। ये कहानी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, चल अब हम लोग यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ पे सारी कहानी को मैं दिस पॉइंट यहाँ पे मेंशन करता हूँ।
ये टेस्ट जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं फील्ड में भी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पानी वानी का तो चक्कर है नहीं, अनट्रेंड करना है और वाटर प्रेशर मेजर भी नहीं करना है, तो ऐसे टेस्ट को हम लोग फील्ड पे भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने जब आपको टेबल बनवाई थी ना लैब टेस्ट की और फील्ड टेस्ट की, तो वहाँ पे लिखवाया था यूसीएस टेस्टिंग कैन बी डन, कैन बी कैरिड आउट in the field also, ठीक है। चल उसके बाद में CU इक्वल टू अगर मैं लिखूँ Q डिवाइड बाई 2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ओनली वन मोर सर्किल, इससे एक ही मोर सर्किल निकल के आता है, वन मोर सर्किल, बिकॉज एक ही रीडिंग रहती है। वन मोर सर्किल विल बी obtained and it will pass through origin, and it will pass through origin। देखा आपने, सारे जितने भी मोर सर्किल पिछले बनवाए वो ओरिजिन से पास नहीं किए थे, बिकॉज वहाँ पे सिग्मा 3 की कुछ वैल्यू थी, पास थ्रू ओरिजिन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ओरिजिन से क्यों पास हो रहा, ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ सिग्मा 3 0, बिकॉज ऑफ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ सिग्मा 3 इक्वल टू, याद रखिएगा। ओके चल, अब कुछ कंसिस्टेंसी लिमिट हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ और पॉइंट है जिसको मेंशन कर देता हूँ फिर लिखता हूँ। दिस टेस्ट कैन बी यूज टू ऑब्टेन, ये टेस्ट का और भी यूज किया जाता है। दिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमिन, दिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमिन, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, यूज टू डिटरमिन द सेंसिटिविटी ऑफ क्लेई सॉइल, द सेंसिटिविटी ऑफ क्लेई सॉइल, मतलब क्लेई सॉइल की सेंसिटिविटी ज्ञात करते हैं। अब सेंसिटिविटी क्या होता है तो आपको अभी बताऊंगा मैं। फिर है नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा पॉइंट है फॉर नॉर्मल क्ले सेंसिटिविटी, फॉर नॉर्मल क्लेई सॉइल जो सेंसिटिविटी होती है इसको S से डिनोट करते हैं। ये लाई करती है आपकी सेंसिटिविटी 1 टू लेके 8 तक रहती है। और फॉर फ्लैकुलेंट मरीन क्ले सॉइल, अगला है फॉर फ्लैकुलेटेड मरीन क्ले, ठीक है। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 10 से लेके 80 तक होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 10 से 80 तक। अब ये सेंसिटिविटी क्या होता है रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए फिर से, क्योंकि मेरी आदत है कि किसी भी चीज़ को स्टूडेंट को रिकॉल कराना है, तो जब भी किसी चीज़ की बात हो, उस टर्म की बात हो, उस टर्म को दोबारा फिर से रिपीट कर दो, इससे क्या होता है याद हो जाता है। तो ये होता था Q अनडिस्टर्ब, दिस इज Q अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको या तो यूसीएस लिख दो। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो क्या होता था, आज पता चला कि ये अनकन्फाइंड क्या होता था। ये वो अनकन्फाइंड टेस्टिंग है जब सिग्मा 3 की वैल्यू क्या है 0 है, तो सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इन अनडिस्टर्ब सैंपल डिवाइड बाई Q यूसीएस ऑफ रीमोल्डेड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या सेंसिटिविटी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब मैं इसकी एक टेबल बनाता हूं जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं ना कहीं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर अपनी क्लास को यहाँ पे लगभग एंड करता हूँ। चलो, मेरी क्लास में आप देखोगे कि सारी चीज़ें डिटेल में भले टाइम लगे, बट मैं लिखता हूँ सारी चीज़ों को, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा आपके लिए, और हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, चाहे वो गेट स्टूडेंट्स हो और चाहे वो आपका आईएएस स्टूडेंट हो, सबके लिए मैं यहाँ पे थ्योरी लगभग लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई आईएएस स्टूडेंट है और ये थ्योरी ना पढ़े, ऐसा मत समझना कोई भी कि ये जेई की क्लास है, इसमें गेट और ईएस लेवल की भी चीज़ें हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी थ्योरी चल रही है सब गेट ईएस के नोट से ही हम लोग चीज़ों को डील करते हैं, ऐसा नहीं है कि जेई लेवल ही सीधे डील करते हैं। तो यहाँ पे जेई भी कवर हो जाएगा, गेट भी कवर हो जाएगा, और ईएस के भी क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे
कंसिस्टेंसी दे रखा है और उसकी टेबल दे रखी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। कंसिस्टेंसी और एक साइड में मैंने लिख दिया अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन किलो पास्कल, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, चल अब ये क्या है इसको हम थोड़ा सा मेंशन करते हैं। चलो, कंसिस्टेंसी का मतलब वेरी सॉफ्ट होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है और पूछा एक साल गेट में पूछ दिया है। तो वेरी सॉफ्ट अगर सॉइल रहती है तो उसकी यूसीएस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आती है 0 से लेकर के 24 तक निकल के आती है। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर आता है सॉफ्ट सॉइल रहती है, वेरी सॉफ्ट थी अब सॉफ्ट सॉइल है, तो सॉफ्ट के केस में 24 से 48 निकल के आती है। अगर अगला केस आपका होता है दूसरा थर्ड केस है दिस इज मीडियम टू दिस इज मीडियम, मीडियम है तो 48 से 96, याद करना आसान है, 24 दूना 48, 48 दूना 96, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर ये स्टिप सॉइल रहती है तो ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, स्टिप सॉइल में 96 से लेके लगभग 192 होती है। उसके बाद में वेरी स्टिप से अगर है तो वेरी स्टिफ अगर है आपके सामने सॉइल, तो वेरी स्टिफ का अगर सॉइल है तो 192 से लेके दिस इज हाउ मच 383 तक जाता है। अगर मान ले हार्ड सॉइल है भैया तो ये वैल्यू 383 से भी क्या आगे निकल जाती है, तो ग्रेटर देन हो जाता है 383। तो कुछ नहीं, एक थोड़ा सा आइडिया ले लो यार कि कैसे वैल्यू 24 याद रहेगा, 24 दूना कितना होता है 48, 48 दूना कितना होता है, जोड़ लो उस हिसाब से 96, 96 का 192, 2 गुना करते जाओ याद करते जाओ। पहला वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, मीडियम सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद में स्टिफ हो जाएगी, वेरी स्टिफ। जब स्टिफ हो जाएगी तो सॉइल की जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो उस केस में आपको 200 के आसपास वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकता है। तो मैंने सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे आज डिस्कस कर दी। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात करेंगे, जो कि इस बार SSCJ में 20 नंबर में आ गया और IES में कई बार आ चुका है। और ये सारे जो टेस्ट आज मैंने बताया ना, पता है IES के मेंस में कई बार पूछे गए, तो SSCJ मेंस में भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी बात करेंगे वेन शेयर टेस्ट को डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि उस पर भी मेंस में क्वेश्चन पूछा, उसका डेरिवेशन भी पूछा है, उसको डील करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाकी के लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहें और पॉजिटिव रहें, अच्छे से सारी चीज़ों को डील करें। एग्जाम कब होगा इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। चल।